तेरे जाने की जब खबर पहुंची महकी तेरी खुशबू में सारा घर में। मुझे ये पसंद है। यार, ये एक गिलास बिना कोई मिलावट पानी वाला पिला दे तो उसको इतना थैंक यू बोल रहे हैं, मतलब हद है यार। कोई बात हुई नहीं कहने से भी काम चल जाता है। मोहब्बत नहीं देख पा रहे हैं, देखो दुनिया में लोग। नारियल पानी में मोहब्बत कम ही लोग देख पाते हैं। तेरी खुशबू में सारा घर महके। सर ये वाला पार्ट में गाना वाला। हाँ रख लो। अरे यार, ये गलत लाइन पहले ही गलत। अरे मैंने कोई पहले बात ही नहीं, correction किया है। शब्द नहीं भाव देखिए। हाँ, समोसा मंगाओ यार, खाली मेरे पानी पे चला रहे हो। अरे नारियल पानी पीजिए आप, पीजिए। नारियल पानी दो यार। सर YouTube पे एक भी गिलास है नारियल पानी दो सर को। सर को नारियल पानी दो। इसी बिना किसी चीनी विनी वाला है, बिल्कुल शुगर फ्री नारियल पानी दो सर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा, और साथ में हम लाए हैं एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जो कि समय है। मेरे मित्र हृदय जोशी मेरे बगल में है। इनका कहना है कि ये इतने बुजुर्ग हैं कि हिलते टुलते रहते हैं, तो इनको थोड़ा संभालने के लिए फ्रेम को इसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। और जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे साथ जो बॉम्बे से हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं उनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, अजय ब्रह्मात्मक जी, की ये मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस आदमी कौन यहाँ आ गया है स्टूडियो देखिए, ये में। होता है, इसे कहते हैं कि अजय जी जो है हमारे बहुत प्रिय साथी हैं, वो हैं तो वो एक्सपीरियंस हैं, और मैं हूं तो मैं बुजुर्ग हूँ। ये शब्दों का खेल है। तो अजय सर हमारे साथ आज बॉम्बे से जुड़े हैं। पता है आपको, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, फिल्मों के ऊपर, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर खासकर उनका बहुत लंबा चौड़ा काम है। उन्होंने पत्रकारिता की है, बॉम्बे में रहकर फिल्मों को कवर किया है। तो आज हम उनसे एक विषय ऐसा है जिस पर उनसे बातचीत करेंगे, बाकी विषयों पर भी उनकी राय लेंगे, और साथ में हमारे दो साथी शार्दुल और विकास, आप दोनों लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत। हेलो, नमस्कार। बहुत सारी खबरें हैं और बहुत सारे आपके पत्र हैं, और आज हम हर हाल में उन पत्रों को शामिल करेंगे, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ईयर एंड फिर क्रिसमस, इन सब चीज़ों के चक्कर में लेटर्स जो थे वो रह जा रहे थे शामिल करने के। तो आपके बहुत सारे पत्रों को हम इस बार शामिल करेंगे। जो सुर्खियां हैं वो शार्दुल बताएं, उससे पहले आप लोगों से बस 2 छोटी-छोटी बातें। एक तो हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का एक अभियान चल रहा है जो दिल्ली की हवा, और दिल्ली खासकर पूरे उत्तर भारत के तमाम शहरों की जो हवा साल भर में खराब रहती है। किसी भी शहर को आप ले लीजिए उत्तर भारत के, पटना से लेके आगरा से लेके गंगा के लखनऊ से मैदानी लेके भाग में पूरे सब जगह हवा खराब है। हृदय ज़्यादा बताएंगे, इनसे लगातार इस पर्यावरण और इस तरह के मामलों को कवर करते हैं। उससे जुड़ा हमारा एक कैंपेन है, फाइट टू ब्रीथ। ये साल भर तक हम एक कैंपेन चलाएंगे, यानी हवा का हक, और कोशिश करेंगे। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का एक पैनल है हमारे पास जो कि अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देगा हमें, और हम उनके जरिए कोशिश करेंगे कि ये जो समस्या है उसका एक कोई लॉजिकल कंक्लूजन क्या हो सकता है, एक सकारात्मक इससे बदलाव क्या हो सकता है, उस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ें। नीतिगत तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत लेयर्ड और बहुत लंबा एक कैंपेन है। आप सब लोग इससे जुड़ सकते हैं। 2-3 इसके बहुत आसान से तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ से आप आरटीआई करें, और आरटीआई आप कैसे कर सकते हैं, और संबंधित विभाग क्या हो सकते हैं, पर्यावरण से जुड़े, हवा से जुड़े, इन सब के बारे में हमारी हवा का हक और फाइट टू ब्रीथ नाम से जो वेबसाइट पर एक पन्ना है उस पर जाएं। वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी और स्टेप बाय स्टेप, तो उसमें आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने शहर में जो हवा को नापने वाली, जो AQI को नापने वाले जो स्टेशंस हैं उसके बारे में पता करें, और वहाँ पे उस संख्या को, उस नंबर्स को हमें एक हैशटैग के जरिए ट्विटर पर टैग कर सकते हैं। हैशटैग है फाइट टू ब्रीथ। उसके जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और तीसरा तरीका है, आप इस कैंपेन को अपनी मदद दे सकते हैं। एक QR कोड आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में। उस QR कोड को स्कैन करके इस अभियान में मदद कीजिए, न्यूज़ लॉन्ड्री की मदद कीजिए, ताकि हम इस अभियान को अपने मुकाम तक पहुंचा सकें। हृदय, आप कुछ कहना चाहेंगे? हृदय का एक इससे जुड़ा एक बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने आयोजित किया था, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट शामिल हुए थे, और उन्होंने बताया था कि क्या-क्या समस्याएं हैं, कहाँ-कहाँ, किन-किन मुद्दों को छू सकते हैं हम, जहां से कि एक बदलाव की शुरुआत हो सकती है। नहीं, कहने के लिए अभी तो मतलब इतना सारा कुछ वेबसाइट पे ऑलरेडी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन हम एक बात ये बताना चाहते हैं, ये सर्दियों का मौसम है, जब ठंड बहुत बढ़ती है, और बहुत दिल्ली और उत्तर भारत के गंगा के मैदानी इलाके में जो ठंड होती है वो बहुत ज़्यादा
कष्टदायी होती है बुजुर्गों के लिए खास तौर से। और यही वो वक्त है जब जो हार्ट की समस्याएं बढ़ती हैं और हार्ट अटैक्स के खतरे बढ़ते हैं, क्योंकि आपकी जो खून की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और हार्ट को ज़्यादा मतलब स्पेस मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तो इट्स इंक्रीज्ड हार्ट अटैक प्रॉब्लम। ऐसे में अगर प्रदूषण है तो वो एक और बड़ी लेयर खड़ी करता है, जो स्वास्थ्य के लिए है। जी। तो हम सबको वैसी ही मांग करनी चाहिए जैसे हम किसी भी दूसरी बात के लिए हम उत्सुक रहते हैं सरकार से, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। तो न्यूज़ लॉन्ड्री में आपने बहुत अच्छी पहल की है और मुझे भी मौका मिला है किसी स्तर पर जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि इस समय चल रहा है, हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट करके। हमारे रिपोर्टर्स देश के 3 अलग-अलग हिस्सों में जाएँगे और अलग-अलग हिस्सों से कुछ ऐसी चीज़ें हमारी नज़र में आई हैं जो बताती हैं कि एक संगठित तौर पर कुछ चीज़ें हो रही हैं और उसमें कई जगह ऐसा भी देखने को है कि सरकारी तंत्र का भी उसमें एक रोल नज़र आता है और एक पूरे देश में एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश दिखती है। तो इसकी पड़ताल है, ये एक इन्वेस्टिगेशन हमारे रिपोर्टर्स करेंगे देश के अलग-अलग हिस्सों से। इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को आप हमारी मदद करके भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो सुर्खियाँ हैं उनके बारे में शार्दुल जल्दी से आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं। जी अतुल, तो पहली सुर्खी भोपाल से है। भोपाल गैस त्रासदी के लगभग 40 साल बाद बुधवार को भोपाल में यूनियन कार्बाइड का जो पुराना संयंत्र था, वहां से लगभग 337 टन टॉक्सिक वेस्ट, जहरीला कचरा जो था बचा हुआ, उसे लगभग वहां से 230 किलोमीटर दूर एक इंसिनरेटर प्लांट पर ले जाया गया। और पिछले महीने अदालत ने इसके निपटारे के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था। समय सीमा 4 हफ्ते तय की थी। ठीक बात। और अधिकारियों का कहना है कि कचरे के ट्रीटमेंट और उसे नष्ट करने में 3 से 9 महीने लगेंगे। और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस नई जगह पर लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान को लेकर भी काफ़ी चिंता जताई है। लेकिन सरकार का और प्रशासन का दावा है कि वो पहले बैच को सिर्फ अलग इंसिनरेट करेंगे और देखेंगे उससे और कुछ मतलब नुकसानदायक तत्व या असर तो नहीं पड़ रहा है आसपास के इलाके में, और बाकी कचरे को उसी के बाद इंसिनरेट किया जाएगा। इस पर आज हम बातचीत भी करेंगे विस्तार से। इंडियन एक्सप्रेस ने इस हफ्ते रिपोर्ट किया कि भारत सरकार ने 2023 के गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक जो इन्होंने चालू किया था, 2023 को जारी नहीं करने का फैसला किया है। और ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ये द्विवार्षिक सुशासन सप्ताह हुआ करता था 19 दिसंबर से 25 दिसंबर का, और इस दौरान ही इसे जारी किया जाना था। लेकिन भारत सरकार ने इस बार इसे रद्द कर दिया है, कारण नहीं बताया है, और 2025 में इसे रिलीज करने की अब सरकार ने कहा है वो तैयारी कर रही है। थोड़ा सुशासन बाबू बिहार में हिल रहे हैं तो इसका भी असर हो सकता है। वो पता नहीं, सरकार ने बताया नहीं कि उसने अपने ही जारी किया सूचकांक रद्द क्यों कर दिया। खैर, अब महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री हैं नितेश राणे। वो पुणे के पुरंदर तहसील में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा कि केरला राज्य मिनी पाकिस्तान है, और वो मिनी पाकिस्तान इसलिए है कि वहां से राहुल और प्रियंका गांधी जीतते हैं। और राणे का कहना था, मैं कोट कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने मराठी में भाषण दिया, मैं हिंदी में बोलूंगा, सारे आतंकवादी इन्हीं को वोट देते हैं, ये सबको मालूम है और आप पता कर सकते हैं इस बात को। ये आतंकवादियों को अपने साथ लाकर ही जीत पाए हैं। ये राणे के कथन थे। कैबिनेट मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के। ठीक बात है। और तो हम लोग को ये देंगे जो उसका नाम होगा हिंदू पाकिस्तान। इसी चीज से जुड़ी हुई तो नहीं, पर एक वो थीम अगर आप कहें तो वैसे ही एक और दर्दनाक सुर्खी है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में कुछ लोगों ने 29 साल के शाहिदीन कुरैशी की गोकशी करने के आरोप में, गोहत्या के आरोप में पीट कर हत्या कर दी। और ये वाकया सोमवार को रात 3:30 बजे हुआ, और अभी तक की खबरों के अनुसार उसे लाठी और सरियों से पीटा गया था और प्राइवेट अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। शहर के एडिशनल एसपी ने अपने बयान में कहा कि उसके 3 साथी और थे जो वहां से भाग गए, लेकिन माफ कीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि उसके साथ वहां पर एक अदनान नाम का शख्स भी था जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और फिलहाल इस मामले में, मतलब इस घटना में, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जी। अगली सुर्खी बिहार से है। पटना में पुलिस ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर पुलिस टूट पड़ी, उन पर वाटर कैनन
मतलब वाटर कैनन्स का इस्तेमाल हुआ और लाठीचार्ज भी किया गया। और छात्रों की मांग है कि बीपीएससी की परीक्षा को रद्द करके उसे दोबारा कराया जाए। और ये मामला था कि पटना के एक बापू धाम एग्जामिनेशन सेंटर में कुछ लोगों को बहुत प्रश्न पत्र बहुत देर से मिले, कुछ को मिले ही नहीं, कुछ को आधा घंटा 1-1.5 घंटा ऐसे मिले। तो उनका कहना था कि धांधली है और पेपर बहुत आसान था। तो उनका भी ये कहना है कि दोबारा देने वालों के साथ वो नाइंसाफी होगी क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, और अगर नहीं आया तो जिन्होंने पहले दिया उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो ये मामला फंस गया है। बीपीएससी के चेयरमैन का कहना है कि किसी भी तरह का लीक नहीं हुआ है और वो केवल उस केंद्र की परीक्षा को दोबारा कराएंगे कल। इस मामले में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के सर्वे सर्वा जो है उन्होंने छात्रों का समर्थन किया था और अब वो आमरण अनशन पर गांधी मैदान में पटना के बैठ गए हैं कि जब तक छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होगा तब तक वो अनशन पे बैठे रहेंगे। इस हफ्ते ये भी एक तरह से अच्छी खबर है, केंद्रीय गृह विभाग ने भारतीय जेलों के मैनुअल में संशोधन किया है। 30 दिसंबर को गृह विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरियों को ये सूचित किया कि जेलों के अंदर की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए और मैनुअल के नियमों में और अंदर की हायरार्कीज में बदलाव उसी हिसाब से किए जाएं। साथ ही एक और इसमें मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए शार्दुल, ये सरकार ने पहल की है या पहले ये कोर्ट की तरफ से ये कोर्ट की तरफ से आया था, उसके ऊपर सरकार ने एक्ट किया है? जी, तो ये कोर्ट ने Guidelines बनाई आदेश हैं। दिया था। मेरे ये याचिका किसने डाली थी वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया है, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। उसके बाद सरकार ने, पर ये एक अच्छी चीज है कि सरकार ने निर्विरोध इसे कोर्ट के आदेश को मानते हुए सब जगह सूचित कर दिया और लागू करने की आदेश दे दिया है। और एक और चीज है, जेलों के साथ सरकार ने हैबिचुअल क्रिमिनल्स जो बार बार अपराध करते थे और 5 साल के अंदर अगर आप पे 2 या 3 मामले चलते हैं अलग अलग और उसमें सजा होती है तो उन्हें हैबिचुअल क्रिमिनल करार दिया था। आदतन अपराधी। जी, आदतन अपराधी। तो लीगल टर्म है इसीलिए मैं वो अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहा था, हैबिचुअल क्रिमिनल। उसकी परिभाषा में भी बदलाव किया है, उसमें भी कुछ संशोधन किए हैं कि भेदभाव ना हो पाए। अगली खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है, ये भाषण में उन्होंने किया, दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से चुनकर आती है तो ये नई सरकार मंदिर में पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना का तनख्वाह देगी। तो और बड़ी मजेदार चीज है कि जब ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया उसके ठीक 1 दिन पहले, एक्चुअली उसी दिन के उसी आसपास समय चल रहा था दिल्ली में जो इमाम हैं मस्जिदों के, उनके लिए भी ऐसे ही घोषणा की मतलब योजना की घोषणा अरविंद केजरीवाल ने करीब 2 साल पहले की थी और उन इमामों का प्रदर्शन जारी था दिल्ली में और उनका ये कहना था कि 17 महीने से उन्हें वो वेतनमान पैसा नहीं मिला है, उनको नहीं मिला और ग्रंथी पुजारी और जोड़ के ये खबर नहीं है। खबर ये है कि उसमें पादरियों का क्या दोष है? क्यों बेचारे पादरी रह ये तो गए? आम आदमी पार्टी जाने हम क्या करें। अल्लाह हद हो गई। अब ठीक है, क्या कह सकते हैं, पैसा ही दे के वोट खरीदना है सबको। आम आदमी पार्टी कहाँ से चली थी कहाँ पहुंच गई। खैर, अगली 2 सुर्खी आखिरी अमेरिका से हैं। अमेरिका के लुइजियाना प्रांत के शहर न्यू ऑरलीन्स में नए साल के दिन शमसुद्दीन अल जब्बार नाम के एक आदमी ने एक ट्रक को भीड़ पर चढ़ा दिया और इस हमले में 14-15 लोगों के मारे जाने की खबर है। कुछ हेडलाइन कह रही है 14, कुछ कह रही है 15, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ क्लैरिफाई करके। 14-15 लोगों के मारे जाने की खबर है और अन्य कई घायल हुए हैं। और जब्बार इससे पहले अमेरिकन यूएस आर्मी में सेवारत थे, मरीन्स में नहीं, तो वहाँ अलग अलग हैं वो। यूएस आर्मी में सेवा काम कर चुके हैं और अभी अपडेट ये भी आई है कि उनका प्लान था कि वो अपने परिवार की हत्या करके आईसिस को ज्वाइन कर लेंगे। ये उनका मतलब मैनिफेस्टो टाइप का था, उन्होंने कुछ लिखे हैं। अमेरिका में ही नए साल पर ही लास वेगास शहर है नेवाडा प्रांत में, और वहाँ बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप जो होने वाले राष्ट्रपति हैं, उसके होटल के सामने टेस्ला का एक ट्रक फट पड़ा, विस्फोट हुआ। और पहले उसे एक्सीडेंट माना जा रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये भी एक साजिशन काम था और टेररिस्ट अटैक हो सकता है ये हाँ, भी। और इसके पीछे भी, हालांकि अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट इसके पीछे भी एक पूर्व सैनिक का ही हाथ है, अमेरिका सेना के।
ये सुर्खियां थी इस तो हफ्ते जी। विकास, कोई सुर्खी आप भी जोड़ना चाहते हैं इसमें? नहीं सर, अभी तो नहीं। हृदय जोड़ेंगे। दो बातें हैं। एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में हम सबकी रुचि है, तो जी। जो लास्ट टेस्ट चल रहा शार्दुल है की वो नहीं है क्रिकेट शार्दुल में। की नहीं है, और क्रिकेट में तो खास तौर पे शायद नहीं है। हाँ। किसी में तो अपने हाँ, पाश्चात्य के हाँ। पाश्चात्य नहीं, इसका आजकल मेरे तो नहीं है। हिंदुस्तानी गेमों में भी नहीं है। तो सिडनी टेस्ट में जो भारत एक बार फिर से इतनी अच्छी उनकी बल्लेबाजी साबित हुई है कि बुमराह जो है वो 3rd हाईएस्ट स्कोरर है इस टेस्ट में, और उनका जो स्कोर 22 रन है वो सेकंड जो है जो फर्स्ट स्कोरर है 40 रन उनसे 18 ही ऋषभ पीछे, पंत। आधे ज्यादा रन बनाए उन्होंने, और कोहली और बाकी खिलाड़ी एक उनको छोड़ के। इस विषय पे मैं दहाई इतना पे। क्लूलेस हूँ कि इसमें हंसने वाली बात करती हूँ, मुझे वो हाँ। कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता। हाँ, नहीं वो नहीं, लेकिन वही बाकी बुमराह हमारे बॉलर देश है में क्या? ज्यादातर लोग दूसरा हाँ। ये है कि नहीं, आज तो बैट्समैन की तरह खेल रहे थे वो, समझ। और पर वैसे ज्यादातर बॉलर काफी हमारे बैट्समैन हैं। आप तीसरे नंबर पे अगर उनका स्कोर रहा है तो आप तय अच्छे कीजिए बॉलर हैं, क्या हाँ। है। स्कोरर है भाई। दूसरी जो जिस बात का ध्यान अभी अतुल मेरी ओर खींच रहे थे कि अमेरिका माफ की चाइना में जो वायरस है, HMPV। हाँ HMPV, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जी। इसके फैलाव की खबर जो आ रही है उससे चिंता बढ़ी हुई है। चीन ने इमरजेंसी की घोषणा की है, लेकिन WHO का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। ये वायरस एक्चुअली नया वायरस नहीं है, ये सर्दियों में सक्रिय होने वाला एक वायरस, लेकिन काफी मतलब प्रभावित करता है, खासतौर से बुजुर्गों और बच्चों के लिए। तो ये दो खबरें थी, ठीक मुझे बात। लगता है जरूरी। मैं जल्दी दो सुर्खियां जोड़ दूं। एक तो वो सुर्खी है जिस पर हमें बात करनी है, और अजय जी बहुत देर से हम लोग को सुन रहे हैं, हमारी बेमतलब की आधी फिजूल बातों को भी उसमें झेल रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो सुर्खी एक मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का हाँ। बयान आया है, और वो बयान बहुत महत्वपूर्ण मौके पर आया, नए साल के मौके पर। उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि सब कुछ भूल के और एक बार अब रिकंसिलिएशन का वक्त है, इतिहास जो भी अतीत में चीज़ें हुई उससे आगे बढ़ने का वक्त है, और मैं माफ़ी मांगता हूँ, ही सेड सॉरी। पर मुझे लगता है कि मतलब बहुत देर से और बहुत कम आया है। 1.5-2 साल के करीब होने जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई, और लंबे समय तक एक उसमें एक तथाकथित तौर पर एक ऑडियो भी इस बीच में रिलीज हुआ, जिसमें वो खुद एक पक्ष लेते हुए सुनाई दे रहे थे बीरेन सिंह, और ये कहा जा रहा था कि वो मैती जो ग्रुप हैं उनको छूट देने की बात कर रहे थे। ये सारी चीज़ें भी सामने आई। तो बीरेन सिंह का पूरा जो भूमिका एक स्टेट हेड के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर थी, वो बहुत ही निराशाजनक और बहुत ही चिंताजनक थी। सोते सोते जागे वीरेंद्र सिंह। तो वो एक बयान था। दूसरा एक जो बड़ी खबर है जिस पर हम अब हमारी बातचीत का जो हमारा पहला बिंदु है, वो है वरिष्ठ फिल्मकार जो अनुराग कश्यप हैं। एक समय में बड़ी सारी फिल्में उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को दी, और धारा बदलने वाली फिल्में कहा जाता है, फिल्मकार माना जाता है उन्हें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक बड़ी प्रचलित धारणा थी कि वो ढर्रे पर चलती है, वहाँ पर बहुत सारा क्लीक है, उसके बाहर के कोई आदमी का वहाँ सर्वाइव कर पाना या घुस पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अनुराग कश्यप उसमें शामिल थे जिनको माना जाता था कि उन्होंने बहुत सारे बने हुए ढर्रों को तोड़ा है और अपने दम पर फिल्में बनाई हैं। और एक समय ऐसा भी आया कि उनका ये भी एक दावा था कि फिल्में स्टार के दम पर चलती हैं, लेकिन अनुराग कश्यप ने कहा कि नहीं, फिल्में डायरेक्टर के दम पर भी चल सकती हैं और कहानी के दम पर भी चल सकती हैं, और ऐसा उन्होंने कई बार प्रूव किया। खैर, महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि पिछले 4-5 सालों में अनुराग का कोई बहुत महत्वपूर्ण काम सामने नहीं आया एक फिल्मकार के तौर पर, और अब उन्होंने एक मंच पर अपनी बात खोली है, अपनी बात दिल की रखी है कि आखिर क्यों लोग अनुराग कश्यप की फिल्में नहीं देख पा रहे हैं, बहुत दिनों से उनका कोई काम सामने क्यों नहीं आ रहा है। और उन्होंने उनकी फिल्म केनेडी नाम से है, जो कि केन्स फिल्म फेस्टिवल में 2023 में उसका प्रदर्शन हुआ था, और उसके बाद से वो भारत में रिलीज़ नहीं हो पाई है। तो उन्होंने कहा कि अब ऐसी दिक्कतें मेरे सामने हैं कि मेरी फ़िल्म यहाँ पर रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं। केवल केनेडी की ही बात नहीं है, उनके 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में अटके हुए हैं। और साथ में उन्होंने एक बड़ी निराशाजनक बात कही, वो ये कि अनुराग कश्यप, अब वो फ़ाइट करने का उनका जो जज़्बा था वो ख़त्म हो गया है, अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है और इतनी सारी दिक्कतें उनके रास्ते में आ रही हैं। एक फ़िल्मकार के तौर पर अनुराग कश्यप की इसलिए भी तारीफ़ होती है क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को फ़िल्मी दुनिया में एंट्री दिलाई या किसी न किसी रूप में काम दिलाया,
एक्टर के तौर पर, सिंगर के तौर पर, म्यूजिशियन के तौर पर, अलग-अलग हिस्सों में, राइटर के तौर पर, जो सीधे-सीधे जिनका कोई फ़िल्मी बैकग्राउंड नहीं था, जिनका कोई बॉम्बे में इस तरह का बैकअप नहीं था कि वो वहाँ पर जाकर उस तरह से सर्वाइव कर पाएँ। तो ऐसे बड़े कलाकार हैं, छोटे-छोटे रोल्स में जिनको एक टाइम पे उन्होंने लॉन्च किया और आज की तारीख में चमक रहे हैं। उसमें आपके कई सारे नाम ले सकते हैं आप। अ, अजय जी थोड़ी देर में और विस्तार से बताएँगे। मैं ये जानना चाहता हूँ अजय जी सबसे पहले आपसे कि अनुराग कश्यप के शून्य से यहाँ तक पहुँचते हुए आपने देखा है और अब उनका जो ये बयान है, एक ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें हम पाते हैं कि बहुत सारी जो सरकार के खिलाफ या सरकार से थोड़ा टकराव लेने वाली आवाज़ें होती हैं, उनको मुश्किल होती है। सेंसर बोर्ड के नाम पर एक जो सर्टिफिकेशन की संस्था है, उसको एक तरह से कट पेस्ट करने के लिए बिठा दिया गया है कि क्या काटना है, क्या जोड़ना है, जबकि उसका काम सेंसर केवल सर्टिफिकेट देने का। तो ये सारी चीज़ें सरकारें करती आ रही हैं, लेकिन अनुराग कश्यप के इस बयान से आपको कुछ लगता है कि एक अलग चीज़ हो रही है, अलग शुरुआत हुई है, अलग समस्या सामने आ रही है या उसी का कंटिन्यूएशन है जो हमेशा से था? क्योंकि हमने देखा मुझे याद आ रहा है रंग दे बसंती के भी टाइम पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जो उस समय के बहुत सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रक्षा मंत्री थे इनफैक्ट उस समय, उन्होंने स्पेशल स्क्रीनिंग की यहाँ पर अपने मंत्रालय में बहुत सारे सैनिक अधिकारियों के साथ और फिर उसके बाद उसको हरी झंडी दी गई उस फ़िल्म को। तो ये सब चीज़ें होती रही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ अलग सा है? दरअसल अभी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया उन्होंने हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए, जी। जिसमें ये सारी बातें कही उन्होंने। और जहाँ सोशल मीडिया ने जिसको उठा लिया है या मीडिया ने जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया है कि वे इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे हैं और दक्षिण की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर उस इंटरव्यू को पूरा सुने या इसके पहले भी उन्होंने जो इंटरव्यू दिए हैं 2-4, उसमें लगातार इस बात को कह रहे हैं कि फ़िल्में बनाना मुश्किल काम हो गया है, ख़ास करके इंडिपेंडेंट सिनेमा बनाना, जिसमें नए कलाकार होते हैं, नई थीम होती है, नए विषय होते हैं। और इसलिए भी मुश्किल हुआ है कि बाज़ार का कब्ज़ा उसमें बहुत ज़्यादा हो गया है और फ़िल्म के अंदरूनी हिस्से में पीआर का कब्ज़ा हो गया है या एजेंसीज़ का कब्ज़ा हो गया है। तो एजेंसीज़ अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड करती है और घुमाती है, फिराती है। उनकी कैनेडी फ़िल्म के साथ जो हुआ है, वो भी कुछ इसी से जुड़ा हुआ मामला है। कैनेडी फ़िल्म बन गई है, कैनेडी मैंने देखी हुई है। एक अच्छी फ़िल्म है, खूबसूरत फ़िल्म है और देश-विदेश में उसकी चर्चा बहुत हुई, जहाँ भी दिखाई गई। लेकिन उसके हक जिसने ले लिए हैं, जिसने कॉपीराइट ले लिया है उसने, अब वो सोच रहा है कि ये फ़िल्म बाज़ार में जाने लायक नहीं है और इसके दर्शक नहीं मिलेंगे। क्योंकि दर्शक मिलने का एक पैमाना आजकल पुष्पा 2 जैसी फ़िल्मों ने तय कर दिया है या इस ढंग के स्त्री जैसी फ़िल्मों ने या भूल-भुलैया जैसी फ़िल्मों ने तय किया कि अब ऐसे ही दर्शकों को ऐसी ही फ़िल्में चाहिए। तो वैसे में क्या हुआ है कि इंडिपेंडेंट सिनेमा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वैसे सारे फ़िल्म मेकर कहीं न कहीं स्तंभन से एक स्टैग्नेशन में पहुँच गए हैं और चूँकि काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो खीज, गुस्सा जो अंदर होता है, वो सब हो रहा है। हुँ। रही बात अनुराग की, अनुराग के पर्सनल मामले में ये है कि अनुराग लगातार जब से आए हैं, तब से संघर्ष ही कर रहे हैं। हाँ। तो संघर्ष करता हुआ आदमी एक समय के बाद सचमुच में थकता है, ये बात क्रिएटिव भी हो या कहीं भी हो, तो एक थकान तो उनको हुई है। दूसरे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसकी बात नहीं की जाती है, शरीर पर भी उनके असर पड़ा है, शारीरिक कुछ बीमारियाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से भी उलझनें बढ़ी हैं। तो हुँ। उसके लिए भी आराम की ज़रूरत है उनको, वो है। तीसरी बात हुई है कि उनका जो एक फैंटेसी था, मैं उसको फैंटेसी कहूँगा, उनका एक सपना जो था कि इंडिपेंडेंट सिनेमा, फैंटम उन्होंने बनाया, नए लोगों को मौका दिया, ये सब कि एक मेरा कुनबा बनेगा, एक मेरी दुनिया बनेगी, जिसमें इस तरह की फ़िल्में बनाना आसान होगा। हुँ। लेकिन वो सारा जो एक फंतासी दुनिया उन्होंने सोची थी और रची थी, रच भी लिया था उसको। 8-10 साल उस पर खूब काम भी हुआ, काफ़ी सारी फ़िल्में आई, बहुत सारे मेकर्स आए। आज के सारे चमकते मतलब आधे चमकते सितारे वहाँ से निकले हैं, जी। जो बाहर काम कर रहे हैं। चाहे वो विकी कौशल हों, चाहे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे ऋचा चड्ढा हो, मतलब इस तरह के सारे लोग मेकर्स में आए हैं, नीरज गेवन आए हैं और भी वासन बाला आए हैं और दूसरे मेकर्स आए हैं।
लेकिन उनको खुद जो वो फिल्में बनाना चाह रहे हैं आज भी, मैं यहाँ पे खूबी अनुराग की ये कहूंगा कि बॉम्बे वेलवेट जैसा झटका लगने के बाद, उतनी बड़ी फिल्म बनाने के बाद, वे एक छोटी फिल्म रमन राघव लेके आ जाते हैं। अमूमन क्या होता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार जो आपने बड़ी लकीर खींच दी, उसके बाद से आप किसी छोटी लकीर पर नहीं जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब मैंने तो बड़े स्टार्स के साथ काम कर लिया, अब छोटे के साथ काम नहीं करूंगा और नई फिल्में नहीं बनाऊंगा, नए विषय नहीं बनाऊंगा। लेकिन अनुराग ने ये लगातार तोड़ा है, खुद को ही तोड़ा है और हमेशा नई चीजें देते रहे हैं। इधर उन्होंने क्या किया, जो थोड़ा आराम का काम माना जाता है, कि एक्टिंग के जो ऑफर उनको आए वो उन्होंने लिए, हाँ थोड़ी बहुत एक्टिंग शुरू की। उनकी पिछली फिल्म महाराजा काफी चली है और काफी पसंद की जा रही है, अभी तो चाइना में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। इसके अलावा राइफल क्लब नाम से एक फिल्म रिलीज हुई है अभी पिछले हफ्ते, जो मलयालम की फिल्म है, वो भी बहुत अच्छा कर रही है। तो उनका यही कहना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी ऐसा स्टिमुलेशन मुझे नहीं मिल पा रहा है जो मैं काम कर सकूं, इसलिए उन्होंने तय किया है कि कोची चले जाएंगे, कोची में रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं कि 10 साल पहले भी एक ऐसी बात हुई थी, जब उन्होंने तय किया था कि पेरिस चले जाएंगे। सब कुछ छोड़ के पेरिस चले जाऊंगा मैं, जी जी लेकिन वो पेरिस नहीं गए थे। और हंसी मजाक में नहीं, लेकिन ये भी है कि खूंटा तो मुंबई में ही गड़ा हुआ है उनका। Right. ठीक बात। सर एक बात वो आपसे पूछना पगहा चाहते अपना- थे, इसको आगे पगहा बढ़ाने बड़ा- से पहले एक बात आपसे जानना जी। चाहते थे। फिल्मों के बारे में एक बात कही जाती है कि फिल्म जो है वो किसी भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन की सबसे कॉम्प्लेक्स विधा है। मतलब कि किताब लिखना भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत कठिन काम हो सकता है, बहुत परिश्रम वाला काम हो सकता है, ऑडियो पॉडकास्ट भी हो सकते हैं, पर फिल्म में इतना सारा टेक्निकल और इतने सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो सबसे कठिन है। तो क्या इसको थकाने के पीछे भी उनका जो रिसोर्स की बात है जो आपने कहा, वो एक बहुत बड़ी समस्या है? और दूसरा, ये फिल्म किस बारे में है? कुछ कैनेडी। लोगों को कैनेडी जो फिल्म है इसका थोड़ा सा, क्योंकि आपने देखी है फिल्म और इंडिया में रिलीज नहीं है, बिना स्पॉइल किए। हाँ, तो इसको थोड़ा सा ये इसकी मोटी जो क्या पटकथा है, किस 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 लाइन पे चलती है फिल्म, क्या इसका मोटी कहानी है, किस बारे में? नहीं, कैनेडी कंटेम्परेरी कहानी है और आज की जो समस्याएं हैं वो अलग अलग किरदारों के माध्यम से उसमें आती हैं। वो दिक्कत ये है कि इसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है उस तरीके से, और उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है कि रिलीज नहीं हो पा रही है। और अगर नाम ले सके तो इसका अधिकार अभी जी के पास चला गया है। तो अच्छा। जी वाले अब जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वो तय करेंगे। दूसरे अनुराग की नई दिक्कतें भी हुई हैं, जो एक नए प्रोड्यूसर के साथ वो काम कर रहे थे, वो प्रोड्यूसर अड़ंगा लगा रहा है वहां पे, उनके काम को करने नहीं दे पा रहा है जिस तरीके से वे फिल्म को बनाना चाह रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट संदीप शर्मा ने लिखी है। अच्छा। तो वो फिल्म भी उनकी बन नहीं पा रही है। संदीप शर्मा जो मशहूर पटकथाकार है और अच्छी स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो उनकी फिल्म है और जाहिर सी बात है काफी रियलिस्ट फिल्म होगी वो, जाहिर सी। और उसके बाद नया जो प्रोड्यूसर उनको मिला था, उस प्रोड्यूसर को लग रहा है कि नहीं नहीं, ऐसी फिल्म तो नहीं बन पाएगी, वहाँ एक फिल्म वो उनकी अटक गई है। इसके अलावा उन्होंने लोकल मराठी कलाकारों को लेकर एक फिल्म बनाई है, उसकी भी रिलीज की दिक्कतें हो रही हैं। और जैसा उन्होंने कहा है कि 5 फिल्में निर्माण के अलग अलग स्टेज पर है जी। जो उनकी अटकी हुई है। तो हाँ। रिसोर्स जुटाना तो सचमुच मुश्किल काम हो गया है। और जो खतरा बढ़ा है, जो जिस चीज पर लोगों की नजर, इंडस्ट्री वालों की तो है, जियो सिनेमा जिस तरीके से आगे आया है और जिस ढंग से राइट्स ले रहा है और खरीद रहा है और सब मोनोपोली चीजों जैसा को बन निगल रहा रहा है, मोनोपोली निगल रहा है क्रिएट हो रहा है सबको। सब। हाँ, मोनोपोली स्थापित कर रहा है अपनी, निगल रहा है वो सबको। तो उसमें ये खतरा बढ़ गया है बहुत ज्यादा। पैसों की दिक्कत तो है, ये धर्मा जैसा प्रोडक्शन में 50% स्टेक पे चला जाता है, आदर वाला आ जाते हैं, वो ले जाते हैं, ऐसे ही दूसरे लोग आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री अभी सचमुच मुश्किल स्थिति में है। जी। लेकिन जिस ढंग से बाहर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो अब तो डूब गई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब खत्म हो गई, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अब तेलुगु या तमिल ही पैन इंडियन हो गया है, तेलुगु या तमिल ही मेन स्ट्रीम हो गया है, तो इसमें उतनी सच्चाई नहीं है। ठीक बात। 2 फिल्मों का चल जाना या 1000-1500 करोड़ कर लेना बिजनेस, उस पर दिक्कत क्या है कि हमारे फिल्मकार, हमारे समीक्षक
हमारे लेखक भी फिल्म के कंटेंट को भूल जाते हैं, वो सिर्फ कमाई की बातें करने लगते हैं। मैं एक और चीज यहाँ 1500 करोड़ कमा लिया तो बहुत अच्छी फिल्म हो गई, बड़ी जी फिल्म हो गई। मैं ये यहाँ सारी पर क्रिएटिव फ्रीडम से जुड़ा मेरा एक सवाल है, वो करता हूँ। इसके बाद मेरे ख्याल से विकास और शार्दुल के कुछ अपनी जिज्ञासाएं होंगी, वो अपने सवाल आपसे रखेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये अनुराग से जुड़ा मसला है और एक क्रिएटिव फ्रीडम से जुड़ा मसला है। आपने प्रोड्यूसर की बात कही, एक फिल्म मेरे दिमाग में अचानक से है कि कैसे प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर की अपनी जो, जैसे आप कह रहे हैं कि वो अपने मन की फिल्में नहीं बना सकते क्योंकि प्रोड्यूसर उसमें बहुत सारे अड़ंगे लगा रहा है। और ये जो बदला हुआ है हिसाब किताब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के रिश्तों का, एक फिल्म बनी थी जो जिसमें डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिसको वो कर रहे थे, और सहारा उसमें प्रोड्यूसर हुआ करता था, मोहल्ला 80। और वो फिल्म 7-8-9 साल डिले हो गई इस चक्कर में, क्योंकि उसमें वो अड़ंगा उस तरह के लगाने लगे उनकी। तो वो जिस तरह की फिल्म बनाना चाह रहे थे डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उसमें प्रोड्यूसर की, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम में प्रोड्यूसर का अड़ंगा है, ये तो पहले भी था, जैसे मैंने बताया उस समय तो कोई इस तरह का संकट था नहीं। आज एक समस्या है कि आपको आइडियोलॉजिकल कलर वाली फिल्में बनाने की मजबूरी होती है, तो उसमें आपके हाथ बाह मरोड़ी जा सकती है प्रोड्यूसर के जरिए। लेकिन फिर भी क्या ये बढ़ रहा है, या ये एक किस्म का नेक्सस जैसा बन गया है जिसमें आपकी डिपेंडेंसी मजबूरन आपको उस प्रोड्यूसर के पास जाना है, और फिर वो प्रोड्यूसर आपके उस क्रिएटिव फ्रीडम में हस्तक्षेप करता है, उसका हनन करता है, उसमें घुसने की कोशिश करता है? ने बिल्कुल बढ़ा है। और क्या हुआ है कि सिनेमा अब बिल्कुल प्रोडक्ट की तरह आता है, एक किसी प्रोडक्ट की तरह पेश किया जाता है, इसलिए प्रोड्यूसर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है और मार्केटिंग का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया है। और बीच में जो एक बात आपने कही कि जो दूसरे दबाव होते हैं, तो उसमें मैं बताऊँ कि अब एक नया भी कह लें कि एक नए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है हर एक स्क्रिप्ट को। वो है कि एक वकील आपके स्क्रिप्ट को देखता है, जी 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 जो पहले नहीं होता था। वो वकील देख के बता देता है ये कि भाई हटाना आपकी पड़ेगा। स्क्रिप्ट में ये दिक्कतें हो सकती हैं, कोर्ट केसेज हो सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, जी जी तो आप उससे बच सकते हैं, काट छाट सकते हैं, तो वो वही हो जाएगा। हाँ, तो ये इन सारे दबाव में काम कर रहा है। प्रोड्यूसर पहले भी हिस्सेदारी करते थे या हस्तक्षेप करते थे, लेकिन पहले एक पैशन होता था जिसमें कई बार प्रोड्यूसर छोड़ देते थे कि भाई चलो तुम फिल्म बनाओ, अपने मन से बनाओ। जैसे अनुराग की ही पुरानी फिल्में अगर देखें, गुलाल देख लें, या गुलाल बनने में बहुत दिक्कत हुई थी, जी जी या गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लें। गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी बड़ी फिल्म सोचना, 2 फिल्में एक साथ बनाना, 6 जी घंटे की फिल्म, और उसमें प्रोड्यूसर कुछ न तंग करे आपको, अपने मन से आप फिल्म बना ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब ऐसा नहीं हो पाता है। ठीक और निर्माता को लगता है कि मेरा पैसा है, मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे अपने पैसे की गारंटी चाहिए, उसके वापसी की गारंटी चाहिए, तो इसलिए ये ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ गया है। और दूसरा, वो जो सरकारी तंत्र कहीं से दबाव न डाले, कोई समुदाय उठ करके कोई आपत्ति न करे, उसका भी दबाव बढ़ गया है। तो फिल्म बनाना थोड़ा सा, मतलब चारों तरफ से कांटे निकल गए हैं, उसके बीच से निकल के जाना है ठीक आपको, बात। तो जितना खुद को बचा सके। विकास जी, उतनी तो समझ नहीं है। मैं आम आदमी के नज़रिए से मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि प्रोड्यूसर से आपने बात की, उसने फ़िल्म प्रोड्यूस की, बना दी, तो उसकी कहीं न कहीं तो उस कहानी में विश्वास रहा होगा, तो अब वो उसको उस नज़रिए से क्यों देख रहा है कि ये चलेगी नहीं या चलेगी? वो मतलब आखिरी लास्ट में स्टेज पे जाके रोकने का बाद क्या में मतलब जाके है? अड़ंगा लगाने का। आपने मुझे कहानी सुनाई, मैंने उसमें विश्वास करके पैसे लगाए, प्रोडक्शन किया। फिर वो कौन-सा मतलब बाद फैक्टर में है कि जो रिकैलकुलेशन जो होता है ये। उसको रोक रहा है? नहीं, उसमें फिल्म बनने का प्रोसेस जो होता है वो पूरा कम से कम किसी भी फिल्म में 8 से 10 महीने लग जाते बहुत हैं। लंबा होता है। और इन 8-10 महीनों में क्या होता है कि आपका सर्कल बदलता है, आपके लोग बदलते हैं, आपने पैसा लगाया हुआ है, तो आपके सलाहकार नए किस्म के पैदा हो जाते हैं, जी और वो एजेंसीज आ जाती हैं जो आपकी फिल्मों को, क्योंकि डायरेक्टर तो फिल्म बना के दे देगा, मार्केटिंग करने का काम डायरेक्टर का नहीं है। ये सब पहले दिक्कतें नहीं थी। अब वो मार्केटिंग करने वाला फिर बताता है, यार इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसको यहाँ भेजने में दिक्कत होगी, तो इसको जरा काट छाट करो, इसको सुधार। तो फिल्मों का पहले सिर्फ डायरेक्टर्स कट आता था, जिसको कहा जाता था डायरेक्टर्स कट, मतलब डायरेक्टर ने तय कर लिया कि अब ये फिल्म है। ये अब ये प्रोड्यूसर्स कट भी आता है, अब ये एक्टर्स कट भी आता है। ओ तो अभी एक्टर्स कट ज्यादा बढ़ गया है, उसके अलावा प्रोड्यूसर कट आ गया है। अब डायरेक्टर कहीं
डायरेक्टर इन दिनों सबसे बेचारा जीव हो गया हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, पहले ये भी अच्छा, कहा जिसमें जाता कोई भी आके धौंस जमा लेता है। पहले ये भी कहा जाता था सर कि एक अभी भी है सच्चाई होगी कि फिल्में जितनी बनती हैं उनमें सैकड़ों हजारों ना भी हो तो सैकड़ों फिल्में तो बॉलीवुड की ऐसी होती हैं जो बनती हैं पर कभी रिलीज नहीं रिलीज होती। हालांकि उसके कारण शायद अलग थे, ये नहीं था। कई लोग शौकिया जो हीरे के व्यापारी भी फिल्में बनवाते थे और डब्बे में कभी क्योंकि फिल्म के रिलीज होने में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और जो विकास के सवाल से जुड़ा हुआ है, कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है फिल्म के बनाने से। इज इट ट्रू? या बिल्कुल सही बात है। आजकल अगर मीडियम बजट की फिल्म है तो, अगर बड़े बजट की फिल्म है 500 करोड़ की 300 करोड़ की फिल्म है तो भी 100-200 करोड़ तो उसके विज्ञापन में लगी जाते हैं, प्रचार में लग जाते हैं। छोटी फिल्म भी है, अगर 1 करोड़ की फिल्म है तो भी 50 लाख 1 करोड़ तो लग ही जाएगा आपके उसके प्रचार में। जी। तो ये है, खर्च तो बढ़ गया है काफी। शार्दुल, कुछ और आपके पास सवाल है? सवाल नहीं है तो टिप्पणी है। बताइए टिप्पणी। एक तो जैसा अजय जी ने बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे मुनाफाखोरी और केवल पैसों की हवस ही कला की दुश्मन बन गई है एक तरीके से। सबको पैसा चाहिए और पैसा जरूरी भी है और आकर्षित भी करता है। लेकिन एक चीज जो कम से कम मेरी समझ से हमेशा से रही है, भारतीय सिनेमा कभी उतना सारगर्भित रहा नहीं। कंपैरेटिवली दुनिया का सिनेमा हमेशा बेहतर रहा। चाहे आप देख लो पुराने ज़माने से एस.डी. बर्मन और राज कपूर भी विदेशी फ़िल्मों और म्यूज़िक की नकल छेपा करते थे। उन्हें लगता था पब्लिक को पता नहीं है। कुछ ही हुए हैं, जैसे अनुराग उनमें से एक है। अनुराग, श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे, ये कुछ नाम लेवा हैं जिनकी फ़िल्में सही में अच्छी ओरिजिनल थी। वो कहीं से ढाँप के कुछ, और अगर कहीं से इंस्पिरेशन ली भी तो वो डिक्लेयर्ड था। ऐसा नहीं था कि चुपचाप ढाँप के पब्लिक को पता नहीं चलेगा। यहाँ हमेशा से यही हुआ। और कुछ अच्छी फ़िल्में, अभिनेता फ़िल्में बनती भी रहीं, लेकिन उन्हें यहाँ पे पहले जब मैं छोटा था मुझे याद है आर्ट फ़िल्म कह दिया जाता था कि ये तो आर्ट फ़िल्में हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। तो पब्लिक का भी टेस्ट कभी उस तरह का नहीं रहा। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। और कम से कम मेरी नज़र में जनता का टेस्ट भी हमेशा वैसे रहा है। वो सौदागर ज़्यादा देखना पसंद करते हैं बजाय सूरज का 7वां घोड़ा के। तो जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर रहे थे। तो अब जो अजय जी कह रहे हैं वो शायद लीक से हटकर जो बनने वाला सिनेमा है, जो ओरिजिनलिटी को, जो भारत की सच्चाई को, जैसे अनुराग के सिनेमा ने कई बार उसे ला के दिखाया, उसके लिए निर्माताओं का मिजाज और मूड बचा नहीं है। सबको क्विक मनी चाहिए। एक बात कहना था आपको कि कुछ समय पहले तक मैं जब राजनीतिक रिपोर्टिंग करता था संसद में, और श्याम बेनेगल साहब राज्यसभा के सदस्य थे, और राज्यसभा तो आपको और संसद के सदन दोनों आपको पता ही है शुरू होने के साथ ही एडजर्न हो जाते हैं। तो बाहर आके अपनी गाड़ी का वेट करते थे तो हमसे बात किया करते थे। तो उन्होंने एक बार अपनी फिल्म वेलकम टू सज्जनपुर का जिक्र करते हुए कहा था, उसी वक्त संजय लीला भंसाली की देवदास आई थी, तो आपको तो दोनों फिल्मों का पता होगा। उन्होंने कहा था देखो फिल्मों के लिए बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर परिश्रम कर सकता है प्रोड्यूसर और अगर डायरेक्टर के पास सोचने की शक्ति है। और उन्होंने कहा कि मैंने फिगर इधर उधर हो सकता है पर इसी का 5 करोड़ में वेलकम टू सज्जनपुर बनाई, और उससे ज्यादा 10 गुना जो है संजय लीला भंसाली ने लगाया है अपनी फिल्म में, लेकिन हमने पहले हफ्ते में लगभग बराबर पैसा कमाया है। राइट। सो इस पर आपकी टिप्पणी चाहेंगे सर, क्योंकि फिल्मों का संसार जो है वो बहुत मतलब ऐसा भी है ना कि लोगों ने बहुत कम रिसोर्सेस में भी बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो ये तो सही बात है। और इंडिपेंडेंट सिनेमा लगातार ऐसे ही चलता रहा है, जिसको हम पैरेलल सिनेमा कहते हैं। वो पैरेलल सिनेमा में भी यही होता रहा है। श्याम बाबू तो उसके सबसे बड़े उदाहरण है, जो कि उम्र के 87 साल तक काम ही करते रहे लगातार, और इतना लंबा कैरियर तो किसी का भी नहीं रहा। लगभग 50 साल उन्होंने फिल्मों का निर्देशन किया और इतना सारा काम किया। तो लेकिन वो विरले हैं, ऐसे फिल्मकार विरले हैं जो ऐसा काम कर पाए। बाकी उनके साथ के लोग ही, उनकी जूनियर ही भटक गए, भ्रष्ट हो गए, वो सब हमने देखा। तो फिल्में कम बजट के आराम से बन सकती है, कंटेंट भी उसका आराम से बन सकता है, लेकिन वो फिर पुष्पा 2 नहीं हो पाएगी। वो जो लोगों के दिमाग में अब पुष्पा 2 का एक बुखार चढ़ा हुआ है, लार्जर देन लाइफ कल्ट वाली जो इमेज बना के, हाँ, और वो 5000 स्क्रीन में एक साथ रिलीज होती है। हाँ, तो 5000 स्क्रीन तक जाहिर सी बात है वेलकम टू सज्जनपुर 5000 स्क्रीन में नहीं जाएगी। 500 भी बड़ी मुश्किल से शायद हो। 500 तोमर ने भी अपने समय में बहुत कमाई की थी, जबकि वो मुश्किल से 3 करोड़ की फिल्म थी, 4 करोड़ की फिल्म थी, लेकिन उसका कंटेंट भी अच्छा था,
कमाई भी हुई। तो वैसे रिस्क लेने वाले कम लोग हैं। फिल्मों के प्रोड्यूसर्स अब ज्यादातर ऐसे आ गए हैं कि भैया 80-90 करोड़ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो, लेकिन 800 करोड़ आ जाना चाहिए हाँ, जाने स्टार में। टाइप अच्छे हो, तो फार्मूला फिल्में हो। अब देखिए, तमाम बुरी स्थिति के बीच में कल एक कंपनी ने यहाँ पे 8 फिल्मों का अनाउंसमेंट किया है, अच्छा। जो कि 2028 तक आएंगी। हम्म, हम्म, 2028 का अनाउंसमेंट आज हो चुका है। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि लोग निराश हो गए हैं और खत्म हो गई इंडस्ट्री। 8 फिल्में एक साथ अनाउंस करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती हम है। थोड़ा सा आगे बढ़े अजय जी। इससे पहले हाँ। जो कि शार्दुल ने कुछ बहुत सवाल, थोड़ा तल्ख सवाल उठाए जी। फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। आप चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, तो उस पे कुछ अगर आप कहना चाहें। मौलिकता के ऊपर सवाल उठाया शार्दुल ने, कॉपी करने का सवाल उठाया। हालांकि मैं इससे उतना सहमत नहीं हूँ, हर जगह कॉपी पेस्ट तो एक चीज़ है। पर श्याम बेनेगल का ही जिक्र कर सकते हैं, उन्होंने बहुत मौलिक तरीके से बहुत सारी चीज़ें की, और बहुत सारे लोग खुद इन्होंने भी अनुराग कश्यप और श्याम बेनेगल का नाम लिया। फिर भी ये जो आरोप है या ये जो बात है, इस पर ऑब्जर्वेशन है, सही ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन हाँ, मेरे हिसाब से मैं भी सहमत हूँ। हाँ। नहीं, उस ऑब्जर्वेशन में आंशिक सच्चाई है। थोड़ा सा जेनरिक स्टेटमेंट था जी उनका, जी, of course। जो धारणात्मक होता है। धारणा बन जाती है कि ऐसा है वहां पे। जैसे इंडस्ट्री बहुत गंदी जगह है, वहाँ की लड़कियां ऐसी होती हैं, वहाँ के लड़के ऐसे, चलें। ये सब धारणा है। धारणाएं हैं, हाँ। हाँ, और ये धारणाएं पुष्ट करती रही है हमारी सरकारें और हमारे आलोचक लगातार। अभी जो हिंदी फिल्मों के साथ हो रहा है, वो 4 साल पहले जो धारणा फैलाई गई कि ये एंटी नेशनल इंडस्ट्री है, ये दाऊद वाली इंडस्ट्री है, ये जिहादी इंडस्ट्री है, उसका असर लोगों के अंदर, चूंकि वोटर तो वही हैं, दर्शक भी वही हैं, राइट विंग वाले ही, राइट विंग वाले या उस दक्षिण सोच वाले लोग हो गए हैं। जी। तो उनके दिमाग में ये बात बहुत पैवस्त कर गई है अंदर कि हाँ, सचमुच इंडस्ट्री गड़बड़ है ये। जी। जो संस्कृति वाली बात है, जो समाज से जुड़े रहने की बात है देश से, वो दक्षिण कर रहा है। जबकि दक्षिण संस्कृति और समाज से जुड़ने में कितना रूढ़िवादी हो रहा है, किधर ले जा रहा है, क्योंकि सत्ता का मकसद पूरा हो रहा है वहां पे, तो वो भी उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। अपने प्रोपेगेंडा फिल्मों को भी प्रोपेगेट करते हैं, उनको भी प्रोपेगेट करते हैं। और साथ में तो एक दिक्कत ये भी है कि हाँ, और मौलिकता की बात यह है कि मौलिकता, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सब कुछ चुराया हुआ है वहां से। जी। बहुत सारा मौलिक काम हुआ है हिंदी फिल्मों में भी और दूसरे भारतीय भाषाओं में भी। हाँ। बंगाल में हुआ है, मलयालम में बहुत सारा काम हुआ है, तेलुगु तमिल में भी काम हुआ है, हिंदी में बहुत सारा काम होता है। लेकिन जो चर्चित होता है ना, वो कहीं न कहीं चोरी वाला दिख जाता है, तो उससे लगता है कि सब कुछ चुराया हुआ जी, है। मेरी शिकायत जो मौलिक काम होता अजय है, जी वही थी हाँ, कि वो कभी मेन स्ट्रीम नहीं वो हुआ। जी। मेन स्ट्रीम, तो वो मेन स्ट्रीम में नहीं जा पाता। और चूंकि हमारे यहाँ फिल्म देखने का कोई कल्चर नहीं है, आज भी नहीं है। हाँ। और उसके पीछे यही है कि फिल्मों के जो एसोसिएशन बनते थे, जहाँ फिल्में दिखाई जाती थी, उन पर चर्चा होती थी, ये बंगाल और केरल और महाराष्ट्र में तो हुआ, पूरे उत्तर भारत में कहीं नहीं। ठीक। तो उत्तर भारत वाले मौज मस्ती नौटंकी से निकल करके और फिर यहाँ आ गए हैं पॉपुलर सिनेमा। फिल्मों पर कोई अध्यवसाय। और जो विश्वविद्यालय भी खुल गए हैं, आप जाइए वहां पे क्या पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय में, कहीं भी शिक्षा के नाम पे फिल्म संस्कार, उसको मैं कहता हूँ, फिल्म संस्कार दिया ही नहीं जाता। ठीक बात। एक चीज बस मैं इसमें दिक्कत है, एक चीज मैं बस इसमें केवल ये जोड़ना चाह रहा हूँ। मौलिकता भी अपने आप में एक बड़ा, बहुत ही ऐसा शब्द है कि जिसकी मतलब कोई बहुत वेग टर्म है। मौलिकता का क्या है कि जैसे कहा जाता है दुनिया में मौलिक रूप से, जैसे चुटकुलों के बारे में कहा जाता है कि 7-8 चुटकुले हैं दुनिया में, और वो बाकी सब उसके वर्जन होते हैं, पूरी दुनिया में फैले हुई चीजें, फिल्में, कहानियां। अब इतनी फिल्में बन चुकी हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का, किसी न किसी कहानी का रिफ्लेक्शन किसी न किसी रूप में होता है। तो मौलिकता मतलब बहुत ही रेयर केस है कि आप किसी ऐसी कहानी का आप पाएं, जबकि आपके पास 3 लाख फिल्में, जब से फिल्म इंडस्ट्री आई है 5 लाख 4 लाख फिल्में बन चुकी हों, और तब आप एक मौलिक कोई कहानी लाएं और वो किसका कहीं किसी कहानी में रिफ्लेक्शन ना हो। तो एक तो वो है, तो मौलिकता का बहुत आग्रही होना, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी कहानी के लिए किसी फिल्म की को न्याय करने का बहुत सही तरीका है। कहानी कितने बेहतर तरीके से, कितने नए तरीके से, कितने फ्रेश तरीके से कही गई है, कि उसमें बाकी तत्व जो होते हैं, जैसे उसमें संगीत का हिस्सा, उसमें एक्टिंग का हिस्सा है, उसमें और वो कितना फ्रेश है, ये सारी चीजें कितना भारतीयकरण कर दिया गया, कितना स्थानीय जी। एक चीज हो जाता हाँ, विकास एक चीज जो मतलब मैं अभी समझना चाहता था कि अनुराग जी का सिनेमा हमने देखा, ठीक ठाक देखा,
तो उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और उसमें प्रोडक्शन हाउस भी नए-नए थे। लास्ट में उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ भी काम किया और मतलब मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जैसे वो वोकल भी हैं, उनको पता है पॉलिटिक्स का, पता है सब चीज़ें। तो फिर उन्हें ये नहीं पता था कि जिस प्रोड्यूसर को मैं चुन रहा हूँ, वहाँ से कोई पॉलिटिक्स प्ले हो सकती है। तो उन्होंने जो इंडिपेंडेंट फ़िल्म मेकर्स की सोच को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, या जो जो ऋचा चड्ढा जिनका आपने ज़िक्र भी किया, ऐसे जो लोग हैं वो भी चाह रहे हैं कि नई तरीके की कहानियाँ बताई जाएँ। तो उन लोगों के साथ क्या मतलब उन्होंने क्यों नहीं सोची कोलैबोरेशन करने की, या नहीं, ये तो ये या कॉम्बिनेशन उन बनना और हाँ। इक्वेशन बनना थोड़ी सी दिक्कत होती है। हुँ, कई बार आप जानते नहीं होते हैं कि जो अब जिस निर्माता के साथ उनकी दिक्कत हो रही है, उनका पुराना परिचित है। हुँ, हुँ, वो भी ठीक पुराना बात है। परिचित है। हुँ, लेकिन हाँ, वो ये रंग बदल देगा छिपकली की तरह, वो नहीं हुँ, समझ में आया था उनके। तो ठीक ऐसा बात है। कई बार होता है। परिस्थितियाँ आपके बदल दोस्त जाती हैं, बात लोगों के हुँ, इंटरेस्ट बदल हाँ, जाते हैं। हुँ, मैं एक बात आपसे यहाँ पर हाँ, मतलब विकास से मैं कहना चाहता हूँ हुँ, कि कुछ मुझे हुँ, इस बारे में जानकारी है, वो ये कि हुँ, जैसा अजय जी ने कहा हुँ, कि फ़िल्म एक लंबी प्रोसेस है हाँ, बनना। बहुत उस दौरान जिस व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं, उसको बहुत सारे लोग एडवाइस करते एडवाइस हैं, कर रहे हैं। जो उसकी पुश कर रहे हैं फ़िल्म को, वो भी हुँ, कहते हैं, वो कहते हैं हुँ, यार इसमें, क्योंकि हर किसी को हुँ, पूरा स्क्रीन प्ले तो पता नहीं होता है पता कि नहीं है। क्या होना क्या है, हो रहा है? हाँ। ठीक है? और आई डोंट नो आजकल वो स्क्रीन प्ले, जैसे उन्होंने कहा डायरेक्टर्स कट, पहले तो सही होता था कि स्क्रीन प्ले को डायरेक्टर अप्रूव करता था और उसके बाद सब कुछ उसी पर होता था। लेकिन अब तो जी, ऐसी जी। स्थिति हाँ, है कि फ़िल्म जो है वहीं पर लिखी जा रही है हुँ, बैठ के, उसी समय हुँ, सीन चेंज हो रहा है ना? नहीं, तो मैं मतलब मेरे उसमें इसमें एक छोटा-सा वो था कि जैसे अनुराग जी जो कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि बड़े पर्दे पर रिलीज़ हो। मतलब वो ओटीटी के लिए भी जा सकते थे। मैं मतलब एक सवाल वो उससे उस तरीके नहीं, से नहीं, जुड़ा हुआ था ओटीटी में भी उतने ही कि फ़िल्टर्स हैं आज ओटीटी की वो में तारीख होता में, है। उसमें अब सब अतुल जी मेरे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन हाँ। मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? नहीं, तो वो ओटीटी में भी उतनी ही अच्छा, दिक्कतें नहीं, हैं। जो एक एक धारणा है सर, जो धारणा की बात कर रहा हूँ कि हमारी और धारणा तो यही है कि भाई एक चीज़ और है कि कमर्शियल का उनका इंटरेस्ट है। आखिर में मैं एक नहीं, लाइन और असल में कहूँगा। बाहर हाँ, से जो आदमी इतना समर्थ दिख रहा है ना, हुँ, या लगता है एग्ज़ैक्टली कि ये वही धारणा हाँ, कि उतना समर्थ हाँ, होगा वो। हाँ, यहाँ पे जब वो जहाँ काम कर रहा है ना, वहाँ उसकी परेशानियाँ आप एग्ज़ैक्टली। देखेंगे, हाँ, तब पता ये चलेगा कि आखिर वो यही कितनी बात मुश्किल एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था, जो अजय जी ने बहुत अच्छे से कही। बेसिकली जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, जो पैसा लगा रहा है ना, हुँ, एक तो हृदय ने कहा कि वो बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहा है 1 महीने के दौरान, उसको हुँ, 50 तरह के इनपुट्स आ रहे हैं। दूसरा, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, तो पैसा लगा जी उसका दिमाग हाँ, सबसे पहले फिरता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। जी हाँ, तो उसका फिरना सबसे, ही इज़ द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ द फ़िल्म मेकिंग। ये एक लाइन है जो कि अजय जी ने जो कहा कि मतलब इस पूरे उसमें प्रोसेस में भैया आपको बाहर से बहुत लगता होगा कि मोटा जेब वाला आदमी है, हाँ, लेकिन अंदर से नहीं, उसकी जो मोटी जेब का भी स्तर अलग अलग होता है ना। तो एक बार अजय जी, मैं छोटी सी बात की खत्म अपना, एक बार अजय जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक पैनल था जिसमें सब कई लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें एक मैं भी था और एक डायरेक्टर, उनका नाम याद नहीं आ रहा, शतरंज उन्होंने फिल्म बनाई थी अमिताभ बच्चन वाली, जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, तो इज यंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा लंच मुझे पे, शतरंज के खिलाड़ी तो याद है, नहीं नहीं शतरंज नहीं याद है। शतरंज इस फरहान तरह खान के साथ नहीं, अभी याद आएगा। नहीं, तो नहीं, वो वो तीन तीन बार तक उनसे पूछते मैंने हैं, रुको। पूछा कि फिल्म का सबसे कठिन हिस्सा कौन सा होता है? क्या फिल्म में कास्ट का सिलेक्शन कठिन होता है, या फिल्म में फिल्म का की स्टोरी को सेलेक्ट करना कठिन है? ऐसे कई हिस्सों का मैंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा यार सबसे कठिन होता है फिल्म को बेचना। कि बिल्कुल, मतलब सही बात कि है। हाँ, उसमें आप पैसा बेच लगा। पाएंगे, पैसा तो देने। और अगर इसी में जो आपने कही बात, बड़े जैसी बड़ा स्टार आता है तो सारी समस्या हल हो जाती है, क्योंकि सब पैसा लगाने वाले आ जाते हैं हाँ, बड़े हाँ। स्टार के नाम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर चलिए नहीं, हम अजय जी की उस अपनी बात से मैं सहमत हूँ कि यहाँ प्रतिभाओं को उतना बल नहीं मिल पाता पब्लिक से या इन जनरल। किशोर कुमार के गायक के रूप में जाने जाते हैं, पर अगर आप देखो हिस्ट्री फिल्म की, हम मुझे इतना पता नहीं, मेरी रुचि का विषय भी नहीं आपको मालूम है, लेकिन किशोर कुमार सबसे प्रतिभावान लोगों में से एक थे इस फिल्म इंडस्ट्री में। उन्होंने जो थोड़ी छोटी छोटी अपनी पिक्चरें बनाई, वो सबसे बेहतरीन पिक्चरों में से एक है। ओरिजिनल कहानियां तो कहने को बहुत हैं, पर वही उसे बेचा मुझे कैसे तो जाए। बस एक ही बात की खुशी है कि एटलीस्ट शार्दुल किसी से सहमत हुए। नॉर्मली शार्दुल किसी से सहमत नहीं होते हैं, तो मैं तो इसी नहीं तो से ये तो खुश हूँ। और ये तो बॉलीवुड का न्यूज जिक्र लॉन्ड्री की ट्रेनिंग है भैया, सहमत नहीं होना, सहमत होना, तो सवाल पूछना पहले के। इसी असहमति के नहीं, नहीं, ठीक है। मोड़ पे हम लोग अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते विजय हैं। नाम्बियार, उनका नाम विजय नाम्बियार था। विजय हाँ, नाम अच्छा, से। विजय हाँ, नाम्बियार, ओके हाँ। ओके ओके। क्या बात है, मौके पर ये भी याद आ गया, तो ये भी हाँ, रही उन्हें सी फोन- कसर पूरी हो गई। और मैं अपनी गूगल से किताब पूछा बता गया सर। देता हूँ, हाँ, हाँ, जो हाँ, जो रिकमेंडेशन है मैं बता देता हूँ, फिर मैं निकल जाता हूँ। जी 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 जी। हाँ, हाँ, तो एक फिल्म अमित दत्ता ने बनाई है, जो शिकायत है शार्दुल को, वो आप वहाँ पूरी कर सकते हैं। फूलों का छंद किताब, फिल्म का नाम है, रिदम ऑफ फ्लावर। ओके। अमित दत्ता की फिल्म है। अच्छा, उन्होंने फूलों का कुमार छंद। गंधर्व के
बुढ़ापे में वो फिल्म बनाई है उनके बचपन को और उनके संगीत को याद करते हुए। जी। एनिमेशन फिल्म है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, और थोड़ी भी साहित्य और संस्कृति में आपकी रुचि है, संगीत में रुचि है, तो ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, सबको देखनी चाहिए। हिंदी में हम नाम है उसका छंद, लेकिन गूगल के ज़माने में आप रिदम ऑफ फ्लावर करेंगे तो मिल जाएगी आसानी हाँ, से। नहीं, यूट्यूब में होगी। मुझे तो इस नए जमाने में 2 पिक्चर आई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक तो वो थी शिप ऑफ थीसियस, कुछ साल पहले आई थी, और दूसरी थी वो किरण तितली। और एक पुस्तक भी आई है, जी। उम्मीदों के गीतकार शैलेंद्र, अच्छा। ओके। बहुत बढ़िया। तो यूनुस खान की किताब है। उन्होंने अरे वाह! शैलेंद्र के कुछ गीतों को लेकर के लिखा है, हाँ। और उसमें ये बताया है कि पटकथा की जमीन पर कैसे गीत रचे जाते हैं। हुँ। अब दिल्ली पटकथा के दायरे में रह करके गीत लिखना और वहां अपनी बात कह देना, तो उन्होंने ज्यादा नहीं, पूरे वो शैलेंद्र की जीवनी नहीं है हाँ। कोई, और उनकी दिक्कतें, और वो कोई नॉस्टैल्जिया में नहीं जाते हैं, वे गीतों को लेके चर्चा कर रहे हैं कि वे गीत किस तरीके से उनकी पटकथा को किसी भी फिल्म मेकर के बढ़ाते हैं जी। और बताते हैं। जी, ये तो दोनों तो चीजें। दिल्ली में यूनिस पुस्तक भाई धन्यवाद मेला आपका लगने वाला पूरा। है, तो ये पुस्तक मुझे उम्मीद है लोगों को मिलेगी दिल्ली में। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हाँ, और बिल्कुल आ ये जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। आपने यूनिस भाई को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, वो भी बहुत जाना-माना नाम है आकाशवाणी में और फ़िल्मों के से जुड़ी जानकारियों के लिए। तो ये आज की जो हमारी चर्चा है उसमें एक अतिरिक्त चीज़ जुड़ गई। बहुत-बहुत शुक्रिया। नो वरी। थैंक यू। धन्यवाद। ओके। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत-बहुत मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आगे बढ़े हम, उससे पहले जो लेटर्स आए हैं, बहुत सारे लेटर्स आए हैं, पत्र। हमारे पत्र हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के, और हम बार-बार कहते भी हैं कि आप पत्र ज़रूर लिखें, आपके पत्र से हमें बहुत मदद मिलती है, और ये भी हमें पता चलता है कि हम कितने पानी में खड़े हैं, हमारा शो किधर जा रहा है, तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग पत्र हैं जो कि हमने पिछले 2 हफ्ते नहीं पढ़े हैं, तो एक लंबी लाइन लग गई है, तो हम कोशिश करेंगे कि आज उन सारे पत्रों को यहाँ पर शामिल करें, और सब पर शार्दुल की कम से कम संक्षिप्त टिप्पणी ज़रूर हो। बाकी तो किसी को, बाकी सबकी नहीं, स्वेच्छा। बाकी 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 ये लोगों की क्या है ये इससे? मेरे को क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? इसलिए नहीं, कि आपको लाया जा आपको पहले बेसिकली आइडिया ये था कि पहले आप अपनी एक कविता सुनाएंगे, तो आपने उससे छुट्टी ले ली कि मैं कविता नहीं सुनाऊंगा, तो अब कहीं ना कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा आपको। तो पहला पत्र जो है वो रेखा का है। रेखा कह रही है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, रियली मेड मी लाफ व्हेन अतुल मेंशन दैट ही थॉट नेहरू एक्चुअली प्लेड हिमसेल्फ इन भारत एक खोज। ऑफ कोर्स मुझे तो अब लगता था, मतलब मैं देख के रोशन से। it's like रोशन सेठ को। I too believed this for much of my childhood. To make matters more confusing, रोशन सेठ also played Nehru in film Gandhi. Yes. बाद में वो भी हुआ। On a more serious note, thanks for highlighting the Kane Betwa issue. और would be nice to have a dedicated discussion on NL Sena मैं अगले on कुछ दिन उसी this इलाके में जा भी रहा हूँ। ill-conceived and under-reported project. तो अब चूंकि हृदय आप जा रहे हैं और ये अंत में आप ही के उससे डेडिकेटेड है, इनका ये कहना है कि एनएल सेना तो हम नहीं अभी कह सकते इस पे, लेकिन इससे जुड़ी रिपोर्ट जरूर कोशिश करेंगे आप तक सामने आए, क्योंकि हृदय की कई सारी रिपोर्ट हमें फ्री में मिल जाती हैं। ये किसी और के लिए करते हैं, हम लोग धीरे धीरे से उड़ा लेते हैं। तो आपकी मोहब्बत है। तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे केन बेतवा वाले इशू पर? इनका केन बेतवा तो सर प्रधानमंत्री ने भी खुद जाके, अब शुरुआत हो गई है, तो अब बहुत समय तक लग रहा था कि शायद बच जाएगा। इट इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट एक्चुअली जो पूरे तो नहीं, एक नेशनल पार्क के बड़े हिस्से को डुबा देगा, तो उसके इकोलॉजिकल डिजास्टर है एक तरह से ये, और आदिवासी इलाका भी है। अभी मैं वहाँ जाऊँगा, पन्ना टाइगर रिजर्व वहाँ पर है, जिसकी अपनी आप में कहानी जो है काफ़ी विवादास्पद रही है कि 2009 में पन्ना सरिस्का के बाद ज़ीरो हो गया टाइगर वहाँ। तो मतलब ये इसी देश में हो सकता है, जो हम बात कर रहे थे ना कि सरिस्का होने के बाद पन्ना हुआ, तो ये बड़े आश्चर्य की बात थी। सरिस्का हो चुका था तो दे शुड हैव इंश्योर्ड, और ऐसा नहीं सरकार को पता नहीं था। उस पर एक पूरी किताब है, उसका जिक्र मैं अगले उसमें करूंगा, अभी नहीं करना चाहता क्योंकि लोगों के पास आज बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन हो। जी। नो। अभिषेक का अगला पत्र है, नववर्ष की शुभकामनाएं एनएल टीम। मैं एक नया सब्सक्राइबर हूँ और टिप्पणी की वजह से सब्सक्राइब करने का मैंने फैसला किया। यह वाकई शानदार और मजेदार है। बाकी मेरे बारे में उसको मैं तो पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मतलब यह ऐसा क्यों? ईमेल लिखने का खास कारण यह है कि मैंने देखा पिछली चर्चा में कोई मेल शामिल नहीं किया गया था। हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते से नहीं शामिल कर पा रहे थे, इसीलिए बहुत सारे आज आपके पत्र शामिल कर रहे हैं हम। आप सभी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी न्यूज़ लॉन्ड्री की ग्राउंड रिपोर्ट्स वाकई काबिल तारीफ़ हैं। कई बार अफसोस की बात यह है कि उतने लोगों तक यह नहीं पहुँच पा रही, इतने लोगों तक पहुँचनी चाहिए। मैं तो कुछ अपने खास दोस्तों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मना रहा हूँ, भले ही सिर्फ 1 महीने के लिए हो। उम्मीद है मैं कामयाब होऊंगा। और
मैं इस पर चर्चा देखना चाहूँगा कि लेफ्ट सोशलिस्ट विचारधारा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में क्यों गिरावट का सामना कर रही है। हृदेश, ये ध्यान रहे कभी हम इस पर बात करें, क्योंकि आपने चूँकि इस बीट को कवर किया है, तो आप अंदरूनी उनकी फंक्शनैलिटी को भी थोड़ा बहुत समझते हैं। बाकी हम लोग ऊपर से जो थ्योरेटिकल बकैती होती है वो करेंगे। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो पत्थरों वाली बात आप कह रहे हैं ना, जनरली हमें ऐसा लगता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम जन को लगता है कि पत्रों पर आधारित अगर कार्यक्रम ही हो पूरा एक जैसे 10-15 मिनट का हफ्ते में, मुझे लगता है वो इट्स गुड, बिकॉज जब लेटर लोग लिखते हैं और वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, आप बात करके आप बहुत बात सारे करते हैं। जाले Interaction फंसते होता हैं है। और ठीक बहुत बात सारी है। संभावनाएं होती है, तो मुझे लगता है आप कि इको चैम्बर में से बाहर भी आते हैं ना, बहुत हाँ, सारे पर्सपेक्टिव और हाँ, मिलते और हैं। हमारी तो ये मतलब आप लोगों की तो ये अच्छी एक बात है कि आप लोग आलोचनात्मक पत्रों को भी शामिल करते हैं, और जनरली और लोग भी करते रहे हैं ऐसा। गुरुदेव, कुछ नहीं, धन्यवाद। एकांश का मेल है ये कि मैं आपकी इस पॉडकास्ट का पुराना श्रोता हूँ। एनएल चर्चा में कम खताना हिंदी में टाइप करने की मुश्किलें हैं, फिर भी इस बारे में देवनागरी में अपना खत भेज रहा हूँ। तो सुहास हत्याकांड पे आप लोगों की चर्चा से पूरी तरह सहमत हूँ। आजकल यह प्रचलन मेल कल्चर को सीधे दर्शाता है। क्या यह तबका हमारे समाज में पहले से था या दक्षिणपंथी विचारधारा के सामने आने के बाद सामने आ रहा है? मेरा दूसरा सुझाव थोड़ा अलग है। होम्योपैथी एक ऐसा घोटाला है जो बिना किसी फ़ायदे के बढ़ता ही जा रहा है। होम्योपैथी के प्रचारक उनमें डॉक्टर नहीं कह सकता उन्हें, गरीब परिवारों से कम पैसे लेकर मीठी गोलियाँ बेच रहे हैं और वैक्सीन को गलत बता रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार इस घोटाले को पूरी तरह समर्थन दे रही है। सुझाव मैंने एनएल हफ्ता में भेजा आप लोगों को इस पे। क्या? व्यक्तिगत रूप से मैं कहूँ, मुझे और किसी का नहीं मालूम, पर मेरा ये मानना है कि होम्योपैथी कोई पैथी नहीं है, बकवास में बेमतलब का, और एग्ज़ैक्टली एकदम ही नेल्ड टू द पॉइंट कि सबसे जो गरीब और पिछड़े इलाके हैं उनमें होम्योपैथी बहुत तेज़ी से प्रसार करती है, क्योंकि सस्ता होता है और तेज़ी से लोगों को, और बहुत चीज़ें चूँकि साइकोलॉजिकल होती है, छोटी-मोटी होती है, तो लोगों को लगता है कि उससे आराम भी मिल रहा है। और जबकि बहुत सारे मामलों में क्या होता है कि बॉडी की अपनी हीलिंग पावर, इम्यूनिटी, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को वो करती है, तो वो सब रोल प्ले करता है। होम्योपैथी पे किसी की कोई राय? आपकी प्रूवन में तो डिबंक हो चुकी है 2015-16 में पूरी तरह से। शार्दुल 10 साल पहले इसको किनारे कर चुके हैं, तो नहीं, मैं नहीं कर चुका, वो तो साइंटिफिक हाँ। पेपर थे। नहीं, और मैं जर्मनी में भी, जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जर्मनी में भी इसको मेडिसिन उस तरह से हाँ, उसको वो खारिज उसे किया जा डिबंक देखो, चुका कर है। अभी मैंने एक एक्स जिसे कहने लगे, अभी हाँ, हमें तो ट्विटर। ट्विटर कहने की आदत है, ट्विटर। तो उस पर एक मैंने पोस्ट डाली और मैंने लिखा कि मेट्रो के जो स्टेशंस हैं उनमें बिना दवाई के किडनी, हार्ट और लीवर का इलाज, और हमसे इस नंबर पर संपर्क करें, ऐसे ऐड पब्लिक फंडेड जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें है। तो मुझे लोगों ने जवाब में लिखा, अरे भाई साहब, ये तो सारे टीवी चैनलों पे ऐड चल रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक वी शुड एक्सपेंड इट, कि ये होम्योपैथी की जो बात है, ये सारे तमाम दूसरी भी, और इसके लिए कई सारी पैथियां इसके और लिए हैं जो सरकार का बकवास जो हैं। ड्रग एंड कंट्रोलर एक्ट है उसके अंदर एक धारा थी जिसको अब दरकिनार कर दिया गया बड़ी कन्वीनियंटली। अदरवाइज इस तरह के ऐड देना और इनका प्रचार करना भी गलत है। पर ये आपने तो सरकार तो आयुष से होम्योपैथी और इन सब यूनानी वो तो पैथी को पूरी बढ़ा रही है। मंत्रालय है। मंत्रालय ही तो पूरा है। मतलब ये तो हाँ। वो विवेक तो उल्टा का- सर पे खड़े होने वाली बात है। होम्योपैथी बिल्कुल सरासर बकवास है, ये व्यक्तिगत नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। विवेक अशोकन का लेटर आप पढ़ दें शार्दुल। Vivek लिखते हैं, Hi team, enjoy listening to your podcast, but the way Atul Subhash's case was discussed in episode 349 was really disappointing. It is expected that the panel, at least one person, has gone through the case before passing comments or giving their opinion on it. But that was not the case this time. Throughout the entire discussion, many of the opinions mentioned had nothing to do with the case and were more whataboutery. Also, for Atul to mention that his state of mind, Atul Subhash's, was not right before the incident, so his statements must not be taken seriously, confused me. I thought dying final statement are to be taken quite seriously. Request you to please reconsider the way this case was discussed. There was virtually nothing related to the core of this case discussed. Would have preferred to know more about the exact issues in the court, police handling, court cases that led to this or more discussion on his statements. Apologies for not writing in Hindi. तो विवेक, सबसे पहले अतुल अपनी बात स्वयं रखेंगे, पर देखिए मैंने तब भी कहा था, वो व्यक्ति जिस स्टेट ऑफ माइंड में था उस पर आप उससे रैशनल होने की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। दूसरा, अधिकतर लोगों ने कहा था कि हमने इस केस को नहीं पढ़ा, हमने उसमें नहीं जाना चाहिए, और मेरा व्यक्तिगत विचार ये था कि ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी परिवार की समस्या के बीच में दखल दे रहे हैं, जो ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि कानून वाला, उस पर सुप्रीम कोर्ट की बात हम सभी ने अग्री करके,
रिपीट की थी कि 498 के दुरुपयोग की बात कोर्ट ने भी एक्सेप्ट करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे इश्यू को ही उसमें पेंट कर दें। अतुल। नहीं, मैं बस इसमें जो मैं उस समय जो बात कही थी, मुझे याद है कि एक तो एक्चुअल केस, क्योंकि जो जिनकी मौत हो गई, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बनाया था, बहुत लंबा चौड़ा 29 पेज का एक सुसाइड लेटर लिखा था। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो होता है भाई, वो तो एक्सेप्टेबल होता है, उसको सबूत के तौर पर कोर्ट में डाला जा सकता है, उसमें तो कोई वो नहीं है, वो कोर्ट का अपना काम। मेरा जो बहुत लिमिटेड पॉइंट ये था कि वो केस को मैंने ना तो उनका सुसाइड लेटर पढ़ा था, ना उनको मैं मीडिया ट्रायल और मीडिया में जिस तरह से अभी भी मैं वो समझ पा रहा हूँ कि मैं अपनी बात को कैसे बहुत अच्छे, बहुत स्पष्ट तरीके से समझा पाऊँ। मेरा ये कहना था कि मीडिया में जिस तरह से उस मुद्दे को जितनी स्पेस दी गई, जितना मौका जी। दिया गया, क्या वो इकलौता मसला है? क्या वो इस देश में एक महिला की दहेज के लिए हत्या हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस में किसी तरह की हत्या हो जाती है? और ये एक सच्चाई है कि इस देश में वुमेन के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ पैट्रियार्की, और इस देश में कहिए, दुनिया के ज्यादातर दुनिया हिस्सों भर में में। कहिए, पैट्रियार्की और जो पुरुषों का जो पुरुषवादी वर्चस्व है, वो बहुत सामान्य सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें दहेज के खिलाफ एक कानून क्यों ले आना पड़ता? आप इसको इस तरह से देखिए, भाई हमारे यहाँ दलितों के खिलाफ कुछ प्रॉब्लम थी, दलितों के खिलाफ कुछ ऐसी सोशल स्टिग्मा थे ना, जिसकी वजह से हमें ये कानून बनाना पड़ा कि वो एसटी-एससी एक्ट के तहत उनको थोड़ा एक स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ी। तो स्टेट्स अपनी क्या करता है, अपने लोगों के लिए, अपने नागरिकों के लिए, दबे कुछ लोगों के, अगर उसमें कुछ डिस्पैरिटी है तो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए किसी को अतिरिक्त संबल देता है, किसी से कुछ चीजें छीनता है, किसी के पास ज्यादा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट इवनली करता है। तो इवन प्लेइंग फील्ड देना ये स्टेट का इस मामले में वो जो पैट्रियार्की है वो काम कर रही थी। जितने बड़े पैमाने पर अतुल सुहास की मुद्दे को मीडिया ने स्पेस दिया, कभी किसी दहेज पीड़िता के मामले को मीडिया में आपने इस तरह से मौका मिलते हुए देखा है? पिछले 15 साल में नहीं हुआ। कभी नहीं देखा होगा आपने। और ये एक बड़ी सच्चाई है। तो मैं उस नज़रिए से कह रहा था, अतुल सुहास का मसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी आदमी के साथ ऐसा गलत हुआ, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा। और उसमें एक लेयर की फेलियर नहीं, उसमें कई लेयर की फेलियर। उसमें सोसाइटी का फेलियर है कि वो आदमी अपने आस-पास किसी को नहीं पाता। उसमें सिस्टम का फेलियर है कि वो जुडिशियल जो हमारा न्यायतंत्र है, उसमें न्याय की उम्मीद नहीं रख पाता, उसमें उसका भरोसा नहीं है। तो बहुत सारे लेयर हैं और बहुत स्तरों पर ये फेलियर है कि उस आदमी को जान देनी पड़ी, और उससे उससे किसी उससे कोई कमतर नहीं आंक रहा कि उसका दुख कम हो गया। वो बिल्कुल सही बात है। पर मेरा ये कहना कि आप थोड़ा-सा जब न्यूट्रल ग्राउंड पे होते हैं, आप मीडिया में होते हैं, आप जुडिशरी में होते हैं, आप पुलिस तो वहाँ से आप चीज़ों को थोड़ा-सा जस्टिफाई उस तरीके से देखने की कोशिश करें कि भैया समस्या है, उस समस्या को आप कितना तरजीह देते हैं, किस तरह की तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप ओवरब्लोन कर जाएँ। मैं गुजरते हुए उस एक सिंपल हैशटैग से गुजरते हुए मैंने देखा क्या-क्या बातें औरतों के लिए कही जा रही थी उस केस की आड़ में, कि मतलब ऐसा लग रहा था कि इस देश में केवल पुरुष पुरुष ही पीड़ित है महिलाओं का, व्हिच इज़ रिडिकुलस। ये नहीं, मेरा मैं जी। केवल ये कह रहा था, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं बातें। जब मैं छोटा था, मुझे याद है, और आप लोगों को भी याद होगा, टीवी पर, दूरदर्शन पर वार्निंग आती थी कि ध्यान रखें आपके मतलब जला देने वाली बहुओं को। इतना कॉमन था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। गैस खुली छोड़ देते थे, बहू को चाय बनाने भेजते थे, स्विच। मैं छोटा था, मुझे याद था, टीवी पे ऐड आता था, तो मैं पूछता था कि ऐसा होता भी है क्या? तो इतना कॉमन था वो। सुनील दत्त बहुत मतलब फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते कम लोग में हैं जो पॉलिटिकली बहुत अवेयर थे, कांग्रेस के बहुत कद्दावर नेता बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने। सुनील दत्त ने इस विषय को केंद्रित रखते हुए फिल्म बनाई है, ये आग कब बुझेगी, जिसमें औरतों की को जला के मार देने की वो थी, जी। बिकॉज ऑफ डावरी और जी। दूसरी वजहों से। तो जी। ये चीजें हैं जो हमारे आपके बीच की सच्चाई। मेरा ये कहना है कि हमें इतना आंख बंद करके नहीं देखना चाहिए। अगला पढ़ो। अगला पढ़ दीजिए। हाँ, फरकूल का है अगला पत्र। Hi, your December 7 charcha was good and informative. Just a simple question. Do wars be considered as source of pollution? For example, the utter destruction and record use of explosives in Gaza by Israel can be considered as a source of pollution. What are its environmental effects at local, regional, and global level? Are there any research or studies regarding wars as source of pollution? Thanks. हृदेश।
दिल के अलावा कोई भी चीज जलती है तो पोल्यूशन करती है, राइट? ये मैं हमेशा कहता हूँ, ठीक है? क्या बात Only है। हाँ, तो ये बात तो है। हम्म। तो जब भी पोल्यूशन हो रहा है, जब ये तो मजाक की बात हुई, पर अगर गाजा की बात हो तो हमें सीरियस होना सीरियस पड़ेगा। जब बॉम्ब्स गिराए जा रहे हैं तो वो कई लेवल पे पोल्यूट कर रहा है, जी। ठीक है? वैसे भी जब आप धूल उड़ाते हैं, मतलब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज यू आर डिस्टर्बिंग द इक्विलिब्रियम जो वहां पर है। जी। अब ये लगातार एक बहुत बड़ा विषय रहा है कि इसको भी शामिल किया जाना चाहिए, प्रदूषण कितना हम बढ़ा रहे हैं, राइट? तो नेचुरली जो बॉम्ब से है, वॉर है, ये बहुत पोल्यूट करता है। और अगर केमिकल वॉर की बात हम करें तो वो तो खैर एक अलग ही हवा तरीके का हवा है। पानी जमीन सबको बर्बाद करता है वो और तो। बॉम्ब्स रेडियो एक्टिव हैं, तो उन्होंने क्या भी- किया है हिरोशिमा नागासाकी वो आप जानते हैं। सो टू से मतलब दिस इज अ ये तो वेरी इंसेंट्री डिवाइसेस दिस इज अ गुड क्वेश्चन अस टू रिमाइंड अबाउट वॉर्स, लेकिन मतलब उनके बारे में याद दिलाने के लिए बड़ा और एक क्वेश्चन और है। चीज है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये तो बहुत आसान स्थिति है। एक और चीज है जो डिस्ट्रक्शन होता है, कंक्रीट ये अपने नहीं आप करा में गया। हाँ, बिल्कुल। हीट और उसका वो नहीं वार्मिंग नहीं, वैसे भी वो डस्ट तो है ना, डस्ट है हाँ, उसमें, हाँ, तो वो दूसरे तरह का पोल्यूशन हाँ, तो करता है, तो हाँ। वो है ही है। उसका जो रेजिड्यू है पूरा वार का, जो फाइनल रेजिड्यू है वो पोल्यूशन ही है एक तरह से। हाँ, तो एयर अगला। पोल्यूशन की शायद जिक्र कर रहे थे, मैं कई तरह का जी, वो तो pollution, हाँ। अगला पत्र रक्षिता शेखर का है। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, रक्षिता मेरी दोस्त है अच्छा, पर्सनल। हम्म। तो I live in Germany and I have been an NL subscriber for long, up to even TNM. So thank you. I like Charcha for its nuanced take on issues. Also, I find it difficult to type in Hindi, so maaf karna please. कोई बात नहीं। In the context of recent global developments, do you think we are heading towards a third world war? There is no way it seems that the world affairs are not connected in some way to China, Russia versus America West power games. Can you all have a discussion on this topic? By the way, मेरा recommendation for audience कपिल सिब्बल का दिल से सीरीज। तो धन्यवाद रक्षिता। आजकल कपिल सिब्बल का वो काफी पॉपुलर हो रहा है हम्म। यूट्यूब पे, वो बहुत सारे अलग अलग इंटेलेक्चुअल से बातचीत करते हैं, जी। लंबी बातचीत, अच्छा है वो। इस विषय पे विकास एक अब तो तक कुछ नहीं बोले। विकास ने हम्म। कुछ नहीं बोला, विकास को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं कि, और जो नहीं। ये सजेशन है इस पर हम बिल्कुल सोच सकते हैं कि हम किसी दिन कोई चर्चा का एक टॉपिक इस पर बातचीत करें। ये लंबी बातचीत है क्योंकि ये काफी हम्म। गूढ़ विषय है। चीन और रशिया और मतलब दुनिया में जो पाले खींच रहे हैं। बिल्कुल। जी। कुछ जोड़ना है विकास, आपको कुछ कहना है? नहीं सर, वो जो पिछला जो पत्र था जिसमें 498 की बात, अतुल सुभाष जी की केस की हाँ, बात, विकास भी उस चर्चा मैं में उस थे। चर्चा का हिस्सा था। हाँ हाँ जी। हाँ, तो हमने तब भी मतलब उस स्पेसिफिक केस पे हम बात नहीं कर रहे थे जो सर ने भी कहा, और मुझे उसमें वही कहना है कि उसमें बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं। तो एक नज़रिए है और उन लोगों को स्पेस मिल रहा है जो सर बता रहे हमने थे। आंकड़े भी दिए थे, वो हमने साल आंकड़े में भी दिए थे। 6238 कुछ थे। हाँ, वही वही। पुरुषों वाले केस और उतने जो नहीं दहेज हैं। का कानून है सर, उसमें एक ही चीज़ है स्पष्ट करने के लिए कि दहेज जो है सिर्फ देना अपराध नहीं है, लेना भी अपराध है, दोनों ही चीज़ें हैं। दहेज का कानून जो है उस तरीके से बनाया गया। जी। ये लास्ट वाला बड़ा लंबा है, इसे पढ़ूं? पढ़िए। और एक पढ़ वो सकते हैं। विकास कह रहे थे कि एक जुगराज का ऊपर जुगराज रह का गया बीच है। में मिस हो गया सर, सेकंड वाला, अच्छा। फर्स्ट से वो सेकंड। वो पढ़ देता हूँ। तो आप सेकंड पढ़ दीजिए, फिर अमिताभ मिश्रा का बाद में पढ़ जी। देंगे। जुगराज सिंह कहते हैं, आई वॉन्टेड टू लेट यू नो हाउ कंसिस्टेंटली गुड यू ऑल आर. इट इज सच अ प्लेजर टू लिसन टू यू एट नॉर्मल स्पीड. I listen to Hafta at 1.25 speed. Maybe it is Hindi which makes your conversations so soulful, or it is your personalities, or maybe it's both. Be it serious topics or lighter banters in between, it is such a joy to hear you all speak so eloquently. It almost puts me in a meditative state. धन्यवाद जुगराज, आप तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दे रहे हैं, हाँ। चने के झाड़ पे चढ़ा दिया. Atul, Shardul, Hridesh, Smita and Anand, thank you. This is in my first letter and will not be the last. My inner mental commentary while listening applauds you, critiques you, laughs with you. I wish I had the privilege of having you as friends in real life. क्या बात कर दी जुगराज, क्या बात है, हम लोग तुम friend ना हैं। फोन करो यार, बैठ के गप्पे मारेंगे. थैंक यू जुगराज। धन्यवाद। इसमें बहुत ज़्यादा तो कुछ कहने से ज़्यादा सुनने में ही मज़ा है इस पत्र को, जी. तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अमिताभ का आखिरी पत्र आगे भी है। आपके पत्र का इंतजार रहेगा। अंतिम पत्र है अमिताभ मिश्रा का, थोड़ा लंबा है. अमिताभ, तो अगर हो महत्वपूर्ण सके जो कोर इलाका हिस्सा है वही पढ़ दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि आपके साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चा का मैं नियमित श्रोता हूं और हर बार सुनने के बाद अपने विचार लिखता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये विचार कभी आप तक नहीं पहुंचे. इस बार मैं अपने
कोट मन की बात आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसके बाद वो कविता सी लिखी है उन्होंने, और कि मैं आपके मतलब की बात कहूँ, सिर्फ फालतू की ना आपके बोलूँ। डोमेन में घुसने की मैं अतुल चौरसिया जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनका टिप्पणी कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। परसाई शैली का व्यंग ऐसा है जैसे किसी ने घाव पर नमक डालते हुए माला पहनाई हो। क्या लवली। बात है। क्या उदाहरण के लिए संबित पात्रा वाले एपिसोड का उन्होंने जिक्र किया है, तो पात्रा जी इसमें योग मुद्रा में बैठे थे और अमेरिकन नीतियों पे बात कर रहे थे। लेकिन जैसे कोई महाबली अपने गढ़ से चिल्ला रहा हो, लेकिन वो चिल्लाहट ऐसी है जैसे विचारधारा का झंडा नहीं बल्कि मौका परस्ती का बैनर है। क्या बात है। लवली। आम आदमी पार्टी के भी बारे में उन्होंने लिखा है और आगे लिखते हैं, हम एनएल चर्चा की बात करें, मेरे लिए पॉडकास्ट नहीं है बल्कि अपनी मातृभाषा से जुड़ने और समाचारों के विश्लेषण समझने का अनूठा माध्यम है। हर रविवार इसे सुनना मेरी सप्ताह की नई शुरुआत होती है। और कई उन्होंने विषय पे बात की, उसमें वो कह रहे हैं, स्मिता शर्मा जी की टिप्पणियां मुझे बहुत सारगर्भित लगती हैं, तो थैंक यू। मैं आपके कार्यक्रम की गहराई, तथ्यात्मकता और प्रस्तुति की सराहना करता हूँ। हिंदी भाषा में लिखा हुआ पढ़ने सुनने का अनुभव बहुत ही सहज और स्वाभाविक होता है। हालांकि मैं आमतौर पर हिंदी में नहीं लिखता, लेकिन जब भी लिखता हूँ तो ये विचार प्रवाह को 150 शब्दों में समेटना मुश्किल हो जाता है। वो कह रहे थे पत्रों की शब्द सीमा कुछ बढ़ाई जाए, और धन्यवाद। तो थैंक यू आपने तो खुद अमिताभ। बढ़ा ही दिया है, तो अब बढ़ाने को कुछ बचा नहीं है। अमिताभ, थैंक यू आप सब लोगों का, जिन लोगों ने भी अपने पत्र लिखे, इतने सारे सुंदर सुझाव दिए हैं, तारीफें की हैं, और कोशिश करेंगे कि उसमें से कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने कही हैं उनको आगे की हम किसी चर्चा के एपिसोड में उन पर बातचीत भी करें। तो हम अब अपने अगले विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यूनियन कार्बाइड भोपाल का जो कारखाना था, जिसमें 1984 में 1984 में 84 में जहां पर वो बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में भोपाल वासियों की मौत हुई थी। जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट उस गैस का नाम था। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ क्योंकि हमसे बार बार एक समय ऐसा आया कि वो जनरल वो नॉलेज का प्रतियोगी सवाल, परीक्षाओं का प्रतियोगी सवाल बन परीक्षाओं गया का था। सवाल बन गया था, और उसमें हमसे पूछा जाता था कि वो गैस कौन सी थी जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। तो ये उसके कचरे को हटाने की प्रक्रिया अब शुरू हुई है, और उसको भोपाल के उस कारखाने से निकाल कर और हटाया जाना है, और उसका पहला खेप जो है वो निकली है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको भोपाल से हटाकर इंदौर के पास के किसी इलाके में डंप किया जाना था, उसका निस्तारण होना था, और धार डिस्ट्रिक्ट में। धार डिस्ट्रिक्ट में। और उसी से जुड़ी एक छोटी सी और खबर है, जिस पर आगे हम बढ़ें तो मैं आपको उससे पहले जानकारी दे दूं कि इंदौर में सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक बड़ा वर्ग इसका विरोध कर रहा था कि वहां पर इसको डंप ना किया जाए, इससे दूसरी तरह के लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं पैदा होंगी, प्रदूषण का पैदा होगा, क्योंकि ये बहुत जहरीला कचरा है। और उसका विरोध करते हुए कुछ कार्यकर्ता सांकेतिक रूप से वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे इंदौर की सड़कों पर, और उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया, और पेट्रोल छिड़कने के बाद आकस्मिक रूप से एक्सीडेंटल किसी ने वहां पर माचिस भी जलाया, और जिसमें 2 लोग बहुत बुरी तरह से जल गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। अभी उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ये स्थिति है यूनियन कार्बाइड के ऊपर। हमारी जो जानकारी है उसमें थोड़ा सा अब हम चाहेंगे हृदेश जानकारी दें और शार्दुल बताएं। ये इतना गंभीर मामला था, फिर भी 30-40 सालों तक घिसटता रहा, और अब जाकर इसके निपटारण की प्रक्रिया शुरू हुई है। ऐसा क्यों हुआ, और इससे क्या नुकसान अभी हो सकते हैं, या इसको और कोई तरीका हो सकता है निपटने का? वो अभी सर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर डॉक्टर जो एक कह रहा था कि उनको कम से कम सेकंड डिग्री बर्न्स तो हैं, तो यानी काफी सीरियस है। मैं वही जिन कह लोगों रहा को हूँ, आग लग गंभीर गई। है। हाँ। जी। ओके, देखिए मैं 2-3 बातें यहाँ पर कहूँगा। पहली बात ये कि 1984 में यूनियन कार्बाइड की ये जो घटना हुई थी, उसके बाद हमने जो तरीका देखा है सरकारों का, वो अब इतने साल करीब 25 साल पत्रकारिता करने और 15 साल सीरियसली जर्नलिज्म एनवायरनमेंट और इससे करने का मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होता है। हम जब इस प्लेटफॉर्म पे ही मैं कई बार कह चुका हूँ कि आज हमारे देश में पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल तक नहीं, मतलब बिल तो है लेकिन वो पार्लियामेंट में लटका हुआ है, पास नहीं हो पा रहा है। हाँ, और उसको पास कराना इतना कठिन भी नहीं है क्योंकि वो बिल इतना भी बहुत मजबूत नहीं है। पुराने बिल के मुकाबले तो ठीक है, और लेकिन पुराना बिल जो है वो इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट है। इंसेक्टिसाइड बिल कहते हैं। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1967 का कानून है, जिससे हम पेस्टिसाइड मैनेजमेंट का भी काम ले रहे हैं। मतलब बिना किसी कानून के जिस देश में 40-50 साल से
पेस्टिसाइड का काम चल रहा हो, जी। वहां पर कचरे का निस्तारण, हालांकि ये दो चीजें जुड़ी हैं नहीं जुड़ी हैं, ये तकनीकी पहलुओं में मैं नहीं जा रहा हूं अभी, ठीक। लेकिन कचरे का निस्तारण करना, आज हमारे देश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल हैं, जिनको अभी सरकार ने फिर से, वो 2016 में सरकार एक प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल लेके आई थी, और ये आपने मुझे कल ही बताया कि कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज होगी, तो मैं इसे बिल्कुल एक्सटेम्पोर बता रहा हूँ बिना ज्यादा होमवर्क के। 2016 में सरकार जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल आई थी, उन्हें अभी फिर अपडेट उन्होंने किया है, लेकिन जो रूल ऑलरेडी हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, जिसमें यह है कि मेडिकल वेस्ट को हम कैसे डिस्पोज करेंगे, पहाड़ों में कचरे को हम कैसे डिस्पोज करेंगे, इस कचरे को कैसे डिस्पोज करेंगे, उसको कैसे डिस्पोज करेंगे, उसका कोई पालना नहीं हो रही है। ऐसे में अगर कुछ एक्टिविस्ट खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इस कचरे को वहां डंप मत कीजिए, तो उनकी चिंता इस बात से ज्यादा है कि आप कचरे को वहां डंप करने के बाद जो उसकी प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि गुजरात में एक जगह है अलंग, आपने उसका नाम सुना होगा, जहाँ पर शिप यार्ड है। वो हिंदुस्तान का विकास आपको मालूम है, वहां पर दुनिया जहान के जहाज आके काटे जाते हैं। हाँ, दुनिया भर के। एस्बेस्टस से भरे जितने जहरीले जहाज हैं वहां पर लाए जाते हैं। स्क्रैप मार्केट वो है जहाजों भावनगर की। डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने 2007 के विधानसभा चुनाव के समय एक मजदूर के कपड़े वपड़े पहन के अपने कैमरामैन के साथ छुप छुपा के मैं अंदर गया था, क्योंकि वो उसका राज्य सरकार की जो कानून है उनके तहत अगर आप उसको शूट करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पे मुकदमा चलेगा। तो अंदर जाके उन लोगों से बात की, और वो जिन गाँव से, गरीब इलाकों से आते हैं वहां काम करने, उन गाँव में फिर वो कभी वापस भी नहीं जा पाते बहुत सारे लोग, और उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं था। तो ये जितना बड़ा मामला आज दिखाई दे रहा है कि 40 साल हो गए, 40 साल से के बाद आप कचरे को डिस्पोज कर रहे हैं, और उसके बाद जब 40 साल के बाद आप डिस्पोज कर रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई क्रेडिबल ट्रस्ट पैदा करना नहीं है कि लोगों को अब भी भरोसा नहीं है कि आप जो करने जा रहे हैं वो क्या होगा। आप यहाँ से किसी भी लैंडफिल में चले जाइए, हरियाणा के पास ये जो लैंडफिल है, बंदवाड़ी का लैंडफिल है, उस पर मैंने वीडियो किया है। आप ये लैंडफिल जो गाजीपुर का है उस पर चले जाइए, इतना जहरीला कचरा, उसको भी जलाया जाता है, लेकिन ये तो केमिकल है। गाजीपुर में तो ब्लास्ट भी हो गया था। हाँ, तो ये तो केमिकल है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी सारी जो अभी शार्दुल ने जो बात का जिक्र किया कि पहले एक प्रयोग के तौर पर कचरा जला के देखेंगे, मतलब अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा उस कचरे को वहां ले जाने के बाद वो प्रयोग करेंगे क्यों होगा। मतलब ये नहीं कि पहले अभी 40 साल में ये पता कर लिया जाए कि इसको क्या करना है। तो सब कुछ जो चलता है यहाँ, अगर आज एक पेस्टिसाइड का टैंकर पलट जाए तो किसी को ये पता नहीं कि इसका प्रोसीजर क्या है सड़क पे, इसको हम कैसे वो करेंगे। मेरा खुद का जो बहुत करीबी मेरा कजन जो है वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो सबसे बड़ी भारत की पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी है, और उसने मुझे ये बताया कि जब कंपनियां जो हैं वो ये नहीं बताती हैं कि आप जब सरकार नियम बनाती है कि आप इस पेस्टिसाइड को इतनी तारीख से इस्तेमाल करना बंद करेंगी, वो बड़ी चालाकी करती हैं। वो कहती हैं कि आप इस पेस्टिसाइड को इतनी तारीख के बाद नहीं बनाएंगे। तो कंपनी में जब पता होता है कि हमारी कट ऑफ डेट ये है तो स्टॉक बना के रख लेती हैं, राइट। और सारी कंपनियां जो आज बड़ी बड़ी पेस्टिसाइड बनाती हैं वो कंपनियों के वर्टिकल हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आना चाहती हैं, वो अपना सेफ्टी वॉल भी तैयार कर रही हैं। तो हमें इस बात को देखना होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जिसमें 5,500 से ज्यादा लोग, अगर मैं सही हूं, जिनकी मौत हो गई, कई लोग अपंग हो गए, उनकी जिंदगी खराब हो गई, और उसके बाद वहाँ हर तरह की मुआवजे को लेके बदमाशियां हुई, आपराधिक जिन लोगों ने काम किया उनको छूट मिली। तो उसके बाद आज एक बड़ा हिस्सा ये है कि मतलब एक चीज होती है कि कोई चीज अचानक हो जाती है तो आप उसके लिए तैयार नहीं है। जैसे अंग्रेजों के जमाने में नैनीताल में जो स्टोरी हमने न्यूज लॉन्ड्री पे भी की थी कि फ्लड आया, उसके बाद उन्होंने फ्लड आया, उस समय तो पता नहीं था उन्हें, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो हम बर्बाद कर रहे हैं कि किस तरह से चैनलाइज करें वाटर की अगली बार नहीं होगा। यहाँ कितनी ही भोपाल हो जाए, मुझे पूरा यकीन है उसके बाद भी हम जागने वाले नहीं है। तो दैट इज द प्रॉब्लम कि 40-50 साल बाद हम आपस में बहुत सारी चीजें लड़ाइयां तो कर सकते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, उस सरकार कुछ नहीं किया, तो अब तो कुछ नहीं कह सकती है। भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हर पार्टी की सरकार, हर आदमी आ चुका है अपने मॉडल के साथ। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह के कानूनों की कोई एक तो कानून नहीं है, और अगर कानून है तो उनकी पालन नहीं हो रही, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के हित हैं। एक जब आप इस तरह की स्टोरीज लिखते हैं ना, तो जो लोग आपकी मदद करते हैं वो कहते हैं बी वेरी केयरफुल बिकॉज द लॉबी विच विल सू यू इन द कोर्ट इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग है। तो ये भी एक मुद्दा है कि बड़ी कंपनियां, अभी जो नया कानून भी जिसका मैं जिक्र कर रहा था जो लटका हुआ है, उस कानून में भी कोई बहुत ज्यादा पीनल प्रोविजंस नहीं है, लेकिन वो पहले कानून से बहुत अच्छा है, इसमें मैक्सिमम पेनल्टी 2,000 रुपए है। और ये कंपनियां जो मिलियंस और बिलियंस में कमाती हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक बात है शार्दुल।
देखिए सारी बात घूम फिर के हम ये आश्चर्य की बात भी है और ये आयरॉनिकल भी है। करप्शन और इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम पे आ जाती है। लेकिन जब हृदय जी भी कह रहे थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, ये जब वो राजीव गांधी की पहली सरकार आई थी तो उसने पहली बार बिल पास किया था कि शहर की सीवेज और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, और सबसे प्रारंभिक प्लांट्स में से बनारस का प्लांट था, वो आज तक चालू नहीं हुआ है। राहुल गांधी के बेटे भी 60 के दशक में उम्र में पहुंचने को हो गए, लेकिन वो प्लांट चालू नहीं हुए अभी तक। तो ये तो इस देश की हालत है। भोपाल में मैं रह चुका हूँ तो मुझे याद है जहाँ पे ये संयंत्र था ना, जहाँ पे ये फैसिलिटी थी, वहां के लोग बहुत साल से कोर्ट जा रहे थे, ये सरकार अब क्यों कर रही है, क्योंकि ये वेस्ट पड़े पड़े वहां सॉइल और अंडरग्राउंड वाटर में सीप कर रहा था, हाँ और इसीलिए इसको ले जा रही है। तो यहाँ काम नहीं होता। मैं अभी फोन पे चेक कर रहा था, संभावना ट्रस्ट है जो भोपाल गैस कांड के पीड़ितों की मदद करता था, उसको सरकार ने कैंसिल कर दिया उसका रजिस्ट्रेशन। इसी 1 तारीख को जिस दिन ये हुआ है वो भोपाल वो भोपाल में धरने पर बैठे हैं, और वो मुफ्त इलाज करता था भोपाल गैस पीड़ितों का, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, तो वो इलाज नहीं कर पा रहा। तो वो पीड़ित भोपाल गैस कांड के बैठे हैं धरने पे, और उनके परिवार वाले, कि इसे फिर से किया जाए। तो ये हमारे सरकार की संवेदनशीलता है। इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या करा जा सकता है, कुछ नहीं बताओ। रिफॉर्म लाने जरूरी हैं, ईमानदार, लेकिन करप्शन को आप कैसे निकालेंगे? ठीक बात। इसमें सिर्फ करप्शन है और कुछ नहीं है। साइंस आज की डेट में मौजूद है, दुनिया के इतने सारे देश काम कर रहे हैं। मैंने कुछ हफ्ते पहले एग्जांपल दिया था, वियतनाम में लैंडमाइन से भरा पड़ा था, आप देखिए आज कहाँ पहुंच गया वो। ईमानदारी से आप काम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई काम ही नहीं करना चाहता तो फिर आप क्या करेंगे? एक बड़ी मतलब वो भी है, जैसे बातचीत से निकल के आया हृदय ने भी जो कहा, और आप बड़ी निराशाजनक तस्वीर आती है सामने कि आपको पता नहीं है कि अगर वास्तव में आपके सामने कोई ऐसी चुनौती पेश आ जाए तो आपके सामने बस एक ही विकल्प है कि आपको उसके सामने समर्पण कर देना है। आपके सामने और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप कैसे बच सकते हैं, निकल सकते हैं। कोई क्लियर रोड मैप नहीं। विकास जी, जो सर ने कहा, आपने कहा कि सरकार का इसमें मुझे कोई साफ वो नहीं दिख रहा, तो उसमें मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री जो है वहाँ मध्य प्रदेश में, मोहन यादव, उनका बयान दिलाना बहुत ज़रूरी है याद, कि उन्होंने कहा कि 25 साल बाद केमिकल जो है वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। तो सरकार ऑलरेडी मान के बैठी है कि बहुत वो कुछ निष्क्रिय होने हो वाला चुका नहीं है। है, निष्क्रिय हो चुका है, और 60% उसमें मिट्टी है, बाकी जो कार्बन के हैं अवशेष, नेप्थॉल 7 करके जो बता रहे हैं कि वो 25 साल की उसकी लिमिट है, जो आपने बताया भी कि ये भी लिमिट कहा जा सकता है कि 50 साल बाद आदमी भी मर जाता है। हाँ, ऐसे तो तो 60 मतलब साल ये बाद कोई आदमी approach नहीं, नहीं मैं है उस कि- आप ही की बात नहीं को नहीं आगे बढ़ा नहीं, मैं रहा हूँ कि आपकी बात वही मैं उन्हीं हाँ, को जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि अगर वो ये कह रहे हैं 25 साल बाद, तो वो ये हाँ। मान के चल रहे हैं कि घटनाएं होंगी और घटनाएं हम हर 25 साल हाँ। बाद ये बयान देंगे। हम्म। तो ये कचरे का निस्तारण करना एक कंपनी की जिम्मेदारी है, उसकी लीगल उस पे अब criminal 2005 से case जुड़ी है होना उससे, चाहिए, उसी है ना। ये लेकिन आज क्या है, आज जो रेडियो एक्टिव कचरा है हाँ। या जो इस्तेमाल कर रहे हैं कंपनी, न्यूक्लियर प्लांट 2008 में सरकार ने अमेरिका के साथ एक डील की जिसे हम न्यूक्लियर डील कहते हैं। उस डील के लिए सरकार ने अपनी पॉलिसी को हाइड एक्ट पास करवाया गया, उसके बाद वो डील हुई। सरकार ने वो डील करने के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को गिरवी रख दिया एक तरह से अमेरिका के सामने, राइट। लेकिन अभी भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं हमारे, उनमें बिजली कितनी पैदा हो रही है न्यूक्लियर, ये तो एक अलग चीज है, इसके आंकड़े मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा उसकी वो नहीं है। लेकिन रेडियो एक्टिव कचरा जो है उसके निस्तारण की क्या नियम है? इवन जापान जैसे देश को दिक्कत आ रही है, अभी वो समुद्र में छोड़ रहे हैं, अब वो कहे अब उनको रेडियो एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, फिर ऐसे मुख्यमंत्री इसमें जो आप कह रहे हैं ये अलंग का जिक्र आपने किया। अलंग में कंट्रोवर्सी होने का शुरुआत ही ऐसी हुई थी क्योंकि फ्रांस से बहुत सारा कचरा शिप आ रहे थे, और वो शिप थे उससे लदे हुए कचरे वाले, जो कि जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट थे, क्योंकि फ्रांस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करने वाला देश है। तो वहां से जो शिप आ रहे थे वहां पर कटने के लिए, डिसमेंटल होने के लिए, उसमें बहुत सारा न्यूक्लियर कचरा होने की बात थी, और वहां से सारा विवाद, तब जाके अलंग थोड़ा बहुत हिंदुस्तान में लोगों के जहन में आया कि ऐसी भी कोई जगह है जहां पर इस तरह का काम हो रहा है। और न्यूक्लियर एनर्जी, इससे ही याद आया, आपने कहा शार्दुल की बहुत दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट था, दुनिया का सबसे बड़ा है। मुझे नहीं पता कि दुनिया का सबसे बड़ा मतलब ये, मुझे चेरनोबिल याद आता है। चेरनोबिल में पूरा का पूरा शहर आज तक नहीं आबाद हुआ, बिकॉज शायद उसकी वजह ये रही हो कि वहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर जिसका असर 150-200 साल तक बना रहता है, इसलिए शायद वो पूरी तरह से वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं था, वो तो न्यूक्लियर प्लांट में था फिशन का। द नंबर ऑफ लाइव लॉस्ट
के हिसाब से, और जो केमिकल डिजास्टर था, ये इंडस्ट्रियल डिजास्टर सबसे बड़ा कहा जाता है 1984 का भोपाल का। मुझे ये कैसे पता चला? तो मैं फोटोग्राफी किया करता था चोट लगने से पहले, तो रघुराय जी की फोटो बड़ी मशहूर है, वो जो बच्चे की दबी हुई। तो उस फोटो को लेके न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था एनिवर्सरी पे, 30 साल जब हुए थे इसको, या 25 साल, कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट विच रिजल्टेड इन सो मेनी लाइव्स। क्योंकि चेरनोबिल तो बिल्कुल अलग चीज है। क्यों? क्योंकि वो तो एक तो वो सरकारी फैसिलिटी थी, और वो इंडस्ट्रियल डिजास्टर नहीं था। वो उनका वहां पे जो हुआ था, द कोर एक्सप्लोडेड, जो न्यूक्लियर रिएक्टर की थी, तो वो इंडस्ट्रियल नहीं था, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं थी ना, वो तो सोवियत सरकार का था अपना। कुछ भी था तो इंडस्ट्री ही ना, वो हाँ, बिजली लेकिन- पैदा लेकिन करती अब थी मैं- और वो केमिकल डेफिनेशन पैदा अलग करती अलग है थी। ना। हाँ, लेकिन इसको क्योंकि पावर इंडस्ट्री है, वहाँ भी बिजली पैदा की जा रही थी। और लेकिन मैं एक बात दूसरी कहना चाहता हूँ कि चेरनोबिल की आपने जिक्र किया, तो उसमें अभी एक डेविड एटनबरो की जो नेटफ्लिक्स में documentary डॉक्यूमेंट्री है। थी, Yeah. उसमें वो चेरनोबिल में खड़े होके, वो उस इलाके में खड़े होके बोल रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रकृति वहाँ पुनर्जीवित हो रही हाँ, है, वही। चीजें दोबारा से जानवर आ रहे हैं और ये सब हो रहा है flourish कि कर रहे हैं। छोड़ा गया है उसे। अब तो आप हाँ। चेरनोबिल जा सकते हैं, हाँ, ठीक कुछ है। हिस्सों में। हाँ, नहीं, लेकिन- आप शहर तक जा सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि केवल एक उस उदाहरण को देकर यहाँ पर होने वाले लगातार एक के बाद एक हाँ। जो नेग्लिजेंस हैं, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि ये सिंपल बड़ी बड़ी बातें हम छोड़ दें इसको, सिर्फ एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो आपकी नदियां हैं, सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज को हम पोल्यूट कर रहे हैं अपनी, और सबसे नदी का एक जो होता है, एक अनमोल ने एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी किया था यमुना पर, तो हाँ, Concretization of उसमें भी यमुना जो में। बता रहे हैं एक्सपर्ट, Flood plain वो जो सही है। बात कह रहे हैं कि अगर नॉन केमिकल कचरा आ रहा है, तो नदी की अपनी एक ताकत होती है कि उसे साफ उसको करे, साफ- राइट। लेकिन जब अगर टॉक्सिक वेस्ट छोड़े जा रहे हैं, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वो जो केमिकल छोड़ती हैं, उनके पानीपत लिए में छोड़ती उनको हैं, क्लीन दिल्ली में ही करने छोड़ की रही हैं। कोई वो नहीं है, वो उसको दो आसानी से। तरफा मार है। एक तो ये आप जो बता रहे हैं कि एक तो टॉक्सिक आ रहा है, हाँ, हाँ। इंडस्ट्रियल टॉक्सिक उसमें आ रहा है। दूसरा ये है कि नेचुरल फ्लो जीरो कर दिया आपने, क्योंकि इतने बांध बता दिए कि ओरिजिनल पानी ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल। हाँ। तो अब ये दो तरफा मार है। इसलिए भी नदियों का तो इस देश में इतनी तबाही है कि जिन नदियों के किनारे सभ्यताएं विकसित हुई, वहीं पे सभ्यताओं का सबसे बड़ा अब नदियों को होने खतरा वाला होने लगा उन जिस सभ्यताओं आर्टिकल से। में मैंने पढ़ा था, वो आज मैं रिकमेंडेशन में दूंगा, तो वो वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक बात है। अटलांटिक का आर्टिकल है वो, अपूर्वा मंदवली का। और आखिर में मंदावली मेरे ख्याल से का। अगर कुछ इसमें मामले में कुछ और जोड़ना है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आखिर का जो हमारा एक विषय है छोटा सा, उस पर जरूर बात करना चाहेंगे। बेसिकली दो चीजें आपस छोटा में, तो नहीं है, पर हाँ, हाँ हमारे हाँ, बस एक ही उस पे चीज़ हम थी लोगों सर, ने मुझे लगता हजार है। बार बात की है, जी। लेकिन फिर से एक बार करना जरूरी है। हाँ, एक ही विकास। चीज़ है मुझे लग रहा है, लेकिन अभी शायद कचरा जलाने का दबाव नहीं है, जो मुझे लग रहा है कि वो एक क्लियर होना चाहिए। अभी उनको नहीं कहा, जो कोर्ट ने कहा था कि कचरा हटाओ, अभी वो नहीं कहा है कि जला दीजिए इसको नहीं, ये तुरंत। तो तो इंसिनरेशन उसमें भी टाइम प्लांट है। लगेगा, इंसिनेटर की जो बात हो रही ये तो इंसिनरेटिंग प्लांट ही है, वो कह रहे हैं कि हम नहीं पहली है, खेप लेकिन अभी जलाएंगे। अभी आदेश नहीं है कि आपको तुरंत जलाना है। हो सकता है कि अभी वहाँ 2 साल पड़ा रहे। नहीं, वो वो कह रहे एक चीज़ 4 है। हफ्ते के आदेश नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब कचरे का निस्तारण जो है, जिसे हम कहते हैं, मैं उसका जो पूरा उसको डिस्पोज कैसे किया Dispose कैसे जाएगा, होगा वो? उसकी हाँ। प्रोसेस जो है वो तो हाँ। पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो आपने वही बात हुई, यहाँ से उठाया यहाँ से और उठा के दूसरे- कहीं हाँ, और तो वो- कंटेमिनेट मैं कर वही कह दिया। रहा हूँ कि अभी उन्होंने क्या किया है कि अभी कोर्ट के आदेश पे उन्होंने फिलहाल 25 साल से पड़ा था तो उठा लिया है। हाँ। अब यहाँ क्योंकि आदेश नहीं आया कि और जलाना 9 कब महीना है, तो उन्होंने वो पड़ा वैसे ही रहेगा। मांग लिया है उसको। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, हमारा जो अगला विषय है उस पर हम आते हैं, और दो एक्चुअली घटनाएं हैं जो आपस में थोड़ा सा जुड़ी हुई हैं, और उस पर हम बात करेंगे आखिर में। महाराष्ट्र के एक नेता हैं नीतेश राणे, उनके पिताजी भी नेता हैं, नारायण राणे। और नीतेश राणे लगातार अपने कम्युनल, हिंसात्मक और एंटी मुस्लिम रिटॉरिक के लिए जाने जाते हैं, बदनाम रहे हैं। अब उनका एक बयान आया है कि केरल दरअसल मिनी पाकिस्तान है, और वहाँ पर जो वोटर है वो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने वोट देकर राहुल और प्रियंका को जिताया था। ये उनका बयान है, और वो भाजपा के नेता हैं। और दूसरी घटना यहाँ मुरादाबाद में जो जिक्र, जिसका शार्दुल ने हेडलाइन में किया था कि कैसे एक व्यक्ति को गोकशी के आरोप में, संदेह में पीट कर मार दिया गया। एक तरफ रूलिंग पार्टी के कुछ नेता हैं, और जो इस तरह के रेटोरिक देते हैं, उनके मुताबिक इस देश का हिस्सा केरल, इस देश का एक पूरा राज्य
वहाँ पर टेररिस्ट रहते हैं। और आप इसमें कोई संदेह ना रखें, दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, जब टेररिस्ट कहा जाता है तो बहुत साफ तौर पर एक समुदाय को उससे जोड़कर दिखाया जाता है। हुँ। हमारे यहाँ बहुत साफ-साफ वो है कि टेररिस्ट का मतलब होगा कि वो मुसलमान होगा। ये भाजपा का लंबे समय से एक वो है कि सारे मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते, लेकिन सारे टेररिस्ट मुसलमान होते हैं। ये भाजपा का बहुत प्रिय जुमला रहा करता था एक टाइम पे, अभी भी रहता है। और इस तरह की बातें नेता लगातार एक दो लोगों के दिमाग में, ज़हन में भरते रहते हैं, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि बार-बार इस तरह की घटनाएँ भी आती हैं गोकशी के नाम पे, या संदेह में, आरोप में, किसी के घर में क्या रखा है, किसी के फ्रिज में क्या रखा है, लोगों की हत्या हो जाती है। और ये तो मैं इसी पर कि इस परंपरा पर, इस प्रक्रिया पर रोक लगने के लिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है, उसने आज से करीब 4-5 साल पहले जब उसने कहा था कि हर ज़िले में एक टास्क फोर्स पुलिस को बनानी चाहिए, एसपी को लेना होगा, वीकली उसमें बनाना पड़ेगा कि भाई क्या उसमें रिपोर्ट स्टेटस है और किस तरह की घटनाएं वहाँ पर गौरक्षा के नाम पर हुई हैं, और या किसी भी तरह की मॉब लिंचिंग से जुड़ी घटना से जुड़े। पर वो सारी चीज़ें साइड में हट जाती हैं, और फिर एकदम बैक टू बिज़नेस वाली बात जो होती है, यूजुअल पुरानी चीज़ पे लौट आते हैं लोग, और वो सामान्य सी प्रक्रिया का हिस्सा हो जाता है, जो हम देख रहे हैं। सबसे पहले शार्दुल, मैं चाहूँगा आपसे बातचीत की शुरुआत करना इसमें। देखिए, जब ये मैं खबर पढ़ रहा था तो मुझे हँसी आ रही थी कि अजीब-सी आयरनी है, केरल के लोगों को अपना जनतांत्रिक अधिकार अपने मन से इस्तेमाल करने के लिए मिनी पाकिस्तान बताया जा रहा है। यही भाजपाई पाकिस्तान की बुराई करते नहीं, जो मतलब थकते नहीं है कि वहाँ तो जनतंत्र है नहीं। अरे तुम डिसाइड कर लो। दूसरी चीज़, जब आप ये कह रहे थे कि जब हम बात कर रहे थे कि ये इश्यू डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ पिछले 7, 8, 9 सालों में कितनी आम हो गई है कि अब हमें ये फुटनोट वाली हेडलाइन लगने लगी है। जबकि जो ये मारा गया, वो गाय काट रहा था या नहीं काट रहा था एक अलग विषय। मान लो काट भी रहा था तो आप उसे मार दोगे। पर ये चीज़ एक आपके अंदर एक सहम, एक झुरझुरी नहीं दौड़ा देती, ये अपने आप में चिंता का विषय है कि कितनी आम हो गई है। यू डोंट उस नो। व्यक्ति के 3 बच्चे थे, 13, 11 और 9 साल के। और आज मैंने हफ्ता में भी ये बात कही कि आम तौर पर गरीब तबके का, आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके का व्यक्ति ही ऐसे मारा जाता है। कोई किसी स्कॉर्पियो में जाने वाले को, किसी बड़ी गाड़ी में जाने वाले को रोक के नहीं कहेगा। कहेगा भी तो मुरादाबाद की घटना पिछले महीने की आपको, हम सभी को याद होगी कि वो एक डॉक्टर दंपत्ति ने, मुसलमान ने फ्लैट ले लिया था, तो फ्लैट के लोग प्रदर्शन पर आ गए कि हम मुसलमानों को नहीं लेने देंगे। लेकिन उन्हें भी किसी ने कम से कम मारा नहीं। तो ये है बस आपके आर्थिक रूप से सफल होने का हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में, कम से कम उत्तर भारत में तो आप यही है कि आप अगर गरीब हैं तो आप पकड़ के तुरंत मार दिए जाएंगे, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, और दूसरा एक ये और भी इससे बड़ी जो चिंता है वो है कि लॉ एंड ऑर्डर, आप कैसे किसी चीज को तय करते हैं कि भैया इस देश में कानून के हिसाब से चीजें चलेगी, वरना लाठी की जोर से चलाना हो तो इस सड़क पे चलते हुए जिसकी बड़ी गाड़ी वो दूसरे को रौंदते हुए निकल सकता है, क्योंकि लाठी के दम पे होगा, जो ताकतवर होगा वही चलाएगा। लॉ एंड ऑर्डर कानून का कोई इकबाल है कि नहीं है, मुझे शक भी है, और मुझे लगता है कि बुरा है। आपको गौहत्या नहीं करनी चाहिए, या आपने नहीं किया तो उसका कोई कानूनी प्रोसेस होगा ना। लोग उठा के मार देते हैं, यही तो अजीब बात है। लोगों में डर नहीं है। पुलिस ने भी उसके साथ जो व्यक्ति था उसे पहले पकड़ा। वहां जिन्होंने पीटा वो अज्ञात हैं आज अभी भी, उनमें से किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन एक मृतक के साथ जो व्यक्ति था उसे पकड़ लिया गया, वो अब जेल में। जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर ने जब बताया, तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। हाँ कोई गिरफ्तार, मामला ही अज्ञात लोगों के खिलाफ है अभी तक तो। जबकि 3:30 बजे रात की बात है, तो ऐसा तो नहीं कि वहां कुछ नहीं हो सकता, सीसीटीवी कैमरा नहीं होंगे। पर खैर, एक अंतिम बात जो ये नारायण राणे जी के सुपुत्र ने, मंत्री जी ने बात कही, वो कैबिनेट मंत्री हैं बाय द वे। हाँ महाराष्ट्र के महाराष्ट्र कैबिनेट के। मंत्री है, और ये अपने आप में क्या बोलते हैं उसे, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है। आज की डेट में सबको पता है कि इसी से आपकी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो हर कोई बिल्कुल अपने उस बिगेटरी की गंगा में ना बहा जा रहा है। सबको मजा आ रहा है, सब अपनी कुंठाओं को शांत कर रहे हैं अपने अंदर की। इस बारे में और क्या कहें, हम इतनी बार बात कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता। तो ठीक बात है। इसमें मैं 2 बातें कहूँगा। पहली तो ये कि ये जो मिनी पाकिस्तान फ्रेज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आज से नहीं, कई सालों से कई जगहों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हल्द्वानी वाला जो इलाका है, जहाँ पर अभी पिछले वक़्त आपने भी टीम भेजी थी, जो समस्या खड़ी हुई थी इस समय, इससे पहले
लोगों का घर खाली कराने के लिए, जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले राम पुर- मंदिर का जब पुरोला आ, जी, जी। हुआ था, नहीं पुरोला नहीं, तो पुरोला तो उत्तरकाशी अलग में है, मैं हल्द्वानी हम्म। की बात कर रहा हूँ हाँ। जहाँ मेरा घर भी है। तो उस इलाके को भी जो है, मजाक में कई बार लोग कह देते थे कि मिनी मिनी पाकिस्तान। पाकिस्तान है। अहमदाबाद में जोहापुरा का इलाका जो है, नहीं, इधर हरियाणा में मेवात की साइड अभी हाँ, कुछ लोग बताने लगे हैं हाँ, कि ये मिनी नहीं पाकिस्तान है। मुस्लिम नहीं, इलाकों नहीं, को ये जोहापुरा परंपरा है में, कहने की जो मिनी अहमदाबाद में पाकिस्तान। उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। मतलब वेरेवर हम्म, मुस्लिम्स आर लिविंग इन गेटोज हम्म, और बड़ी संख्या में रह रहे हैं, उनको कहा जाता है कि ये हाँ। मिनी पाकिस्तान है। इट्स ए फ्रेज जो इस्तेमाल किया जाता है अच्छा, ये केवल ऐसे वैसे लोगों का फ्रेज नहीं है। हम्म। सुधीर चौधरी जैसे लोगों ने, मीडिया के लोगों ने चैनलों पर इसको कहा है मिनी पाकिस्तान बसे हाँ, हुए हैं ऑन नहीं तो मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि प्राइम ये टाइम ये पे। एक ऐसा शुरुआत से बहुत कई सालों से, दशकों से उसको कहा जाता है, अरे उधर तो ये है। हम्म। इसमें एक पॉलिटिकल बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, वो ये है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तो राज्य के मुख्यमंत्री ने इसका विरोध किया, और कांग्रेस ने कहा कि जब चुनाव हो रहा था तो उस वक्त तो सीपीएम का जो वो था, कैंपेन था, वो भी कैंपेन। इसके लिए जिम्मेदार है। हम्म। अगर आप देखेंगे उस हम्म। खबर में, तो उन्होंने कहा कि सीपीएम ने हम्म। अटैक किया था, मैं नाम भूल रहा हूँ उस ग्रुप का, कुछ इस्तेमाल करते हुए, कि उनके साथ हाथ मिलाने की वजह से राहुल गांधी जीत रहे हैं। तो उन्होंने सॉफ्ट पेडल जो ये IUML, मुस्लिम मुस्लिम लीग। मुस्लिम मुस्लिम लीग। लीग तो उनका साथी ही है। साथी है, हाँ, हाँ। हाँ। मुस्लिम लीग तो उनका साथी ही है। तो इसको, इस खबर का हम लिंक दे देंगे, आप वो हम्म। पढ़ सकते हैं, जो मैं जिसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर सॉफ्ट पेडल किया उन्होंने इस तरह की बातों को, और अब बीजेपी इसको खुल के कर रही है। 2026 में एक बार फिर से वहां चुनाव होना है, लोक विधानसभा का चुनाव होना है। बीजेपी इज ट्राइंग टू मेक इनरोड्स वहां पर। तो अब अगर आप बहुत समय तक ये कोशिश करें तो ये Narrative उनका है। अनुभव रहा है कि कहीं ना कहीं कठिन से कठिन नट भी टूट सकता है अगर वो कोशिश करें, है ना। तो अब वो अपनी कम से कम जगह पर, तो ये एक चीज है। दूसरा, इसका दूसरा पर्कुलेटिंग इफेक्ट भी होता है कि दूसरी जगहों में भी, उत्तर प्रदेश की घटना को आपने इसके साथ संदर्भ में लाके बात की, तो वहां पर भी चुनाव बहुत दूर नहीं है, वहां भी 27 में चुनाव होना है, तो उसकी भी तैयारी है। बिहार में चुनाव होना है, तो लोगों में पोलराइजेशन का एक वो है। लेकिन हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पिछली बार भी जब राहुल गांधी 2019 में लड़े थे, तो अमित शाह साहब के जो स्टेटमेंट हैं वो यही हाँ, इसी जो तरह मीडिया इसी में तरह आए थे। repeated। जी, जी। बीजेपी कहती रही कि जब रैली चलती है तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान के झंडा हरा झंडे, झंडा है, हम्म, IUML मुस्लिम का, के तो पता झंडे। नहीं चलता कि वो उनकी पाकिस्तान के पार्टी का हैं। झंडा है या हिंदुस्तान में रैली हो रही है या पाकिस्तान में रैली हो रही है। तो ये इस तरह की घटनाएं हैं। एक बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि अब इसका नॉर्मलाइजेशन होता जा रहा है, इन हाँ। चीजों के ऊपर वही। लोग हंसते हैं, मजाक में टाल जाते हैं, तो विच इज नॉट वेरी गुड साइन। ये बहुत कोई सही संकेत नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि मुस्लिम देखो घटोज में रहते हैं, वो क्यों नहीं आते, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आज मेरे एक पत्रकार साथी बीबीसी में लखनऊ से आए हैं और वो घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत इसी बात की आ रही है कि उनको घर मिल नहीं रहा है जिस तरह से वो चाहते हैं। तो इसलिए भी नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका जो नाम नसीरुद्दीन है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है ना, कि अब जो कोई अगर घटोज में रह रहा है, विच इज एक्चुअली नॉट वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, तो क्यों रह रहा है? क्योंकि जब वो आता है तो आप आपके खुद ही साथ नहीं रह- अलाउ करते हैं ना। तो ये भी चाहिए कि हर जगह भले ही ना होता हो, पर कुछ जगहों में ये समस्या जरूर है कि उनको आप मेन स्ट्रीम में आने नहीं देते, अपने साथ रहने नहीं देते हो, शक की नजर से देखते हो। विकास, जी सर। इसी पर आपकी कोई टिप्पणी प्रतिक्रिया? मेवात का हाँ आपने सर। जिक्र किया था, हाँ, मेवात हाँ, का मेवात अनुभव। में भी अभी लोग उस तरीके से मुझे सर वो जब बता रहे थे आप, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि हमने कहावत सुनी थी बचपन में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। और अभी लग रहा है कि ये सारी चीज़ों का अभ्यास इतना ज़्यादा हो गया है लोगों को, और जानबूझ के कराया जा रहा है ताकि वो जो आप बात कह रहे हैं कि दिमाग में बैठ जाए और नॉर्मलाइज हो जाए चीज़ें। और जबकि जिन लोगों की जिम्मेदारी है राजनीतिक रूप जड़मती से, सुजान नहीं हो रहा, करत करत अभ्यास के सुजान हो अब जड़मती। कुछ- हाँ, उल्टा मैं यही सोच रहा उल्टा था हो रहा है। ये तो सुजान जड़मती होए जा रहे हैं, हाँ, गुड़ हाँ। बुद्धि। नहीं, मेरा जो जोर है वो इस बात पे है कि वो अभ्यास में लाया जा रहा है जानबूझ के वो चीज़। और जिन लोगों की जिम्मेदारी अभ्यास है वाले हिस्से पर जोर है। अभ्यास स्वीकार्यता बढ़ वाले, गई। सुजान और जड़मती पे नहीं। हाँ, नहीं, वो ठीक तो है। कहावत थी, हमने सुनी थी, लेकिन तब अच्छे जमाने में सुनी थी, तो अच्छे संदर्भ में सुनी थी। अब उसको मैं उस संदर्भ में देखने की कोशिश करता हूँ, तो समझ में आता है कि राजनीतिक रूप से जिन लोगों की जिम्मेदारी है इसका विरोध करने की, और संवैधानिक पदों पर बैठे, संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, राजनीतिक की तो कर तो वो सकते हैं। जानबूझ के उसको छोड़ दे रहे हैं, और इनका अभ्यास जो है वो निरंतर चलता जा रहा है। तो आम लोगों तक जो संदेश जाता है, जो बिल्कुल दूर बैठा है और
जो उतना उसको तार्किक रूप से नहीं देख रहा उन चीज़ों को, तो उसको लगता है कि ये चीज़ें सही हो रही हैं और फिर वो नहीं, उसके ठीक लिए मानने केवल लगता है। भावनात्मक चीज़ है, हाँ, इश्यू है, तो जैसे वो ये मुरादाबाद वाला जो है सर, इसमें डेथ हो गई, उसके बाद केस दर्ज हुआ, लेकिन उससे पहले पुलिस वालों ने इसी पे केस दर्ज कर लिया कि ये यहाँ लाके गाय काट रहा था, और उसका साथी कह रहा है कि हाँ हम गाय लेके आए थे, इतने में भीड़ आ गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग पहले तो वहाँ क्यों लेके आए गाय, और फिर भीड़ को किसने बताया। माफ कीजिएगा। इस तरीके की चीजें जो है हो रही हैं। जी। तो नॉर्मलाइजेशन है ये जिसकी ओर आप इशारा कर रहे हैं। मैं आखिर में बस जो नितेश राणे और नारायण राणे इनके बारे में बता दूं, कई बार एक और कहावत ऐसे ही है, आपने चूंकि कहावत से बात कही है, तो नया जो नमाजी होता है बहुत प्याज खाता है, बहुत बार बार वो मस्जिद भी जाता है, 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, वो हालत है इन लोगों की। इनके पिता तो नारायण उनको इस बात राणे, पर आपत्ति होगी, आप उन्हें नमाजी कह रहे हैं? नहीं, हो हरियाणा में सकती है, कहावत है, हाँ, इतनी पर आपत्ति पता नहीं तो कहनी होती चाहिए रहनी नहीं। चाहिए। तो नहीं, मैं नारायण कह रहा हूँ। राणे कई घाट का पानी पीकर राष्ट्रवादी बने हैं। उनके बेटे जो हैं, उनके पिताजी शिवसेना में रहे, शिवसेना से कांग्रेस में गए, कांग्रेस से अब ये भी भाजपाई हुए हैं। तो ऐसे नेताओं की बातों को तवज्जो देने से पहले थोड़ा सा उस पे तार्किक तरीके से उस पर सोच विचार भी कर लेना चाहिए। बस ये इतनी जानकारी जरूरी थी इनके लिए। इसके साथ ही हम अपनी चर्चा को यहाँ पर रोकने से पहले जो रिकमेंडेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे, और सबसे हमेशा की पहले तरह शार्दुल की शार्दुल से इसकी शुरुआत करेंगे। 3 पृथ्वी की जो चार। अच्छा, अच्छा, 4 4 है। आज आज तो तो लगा विकास ने भी अपनी आउटसोर्स नहीं, तो आउटसोर्स नया नहीं सर, साल मैं है। तो एक ही दूंगा आपको। नया साल है। अच्छा, नया ये पूरे साल में कभी भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है। एक तो हम फिल्मों की बात कर रहे थे, तो मेरी पसंद के एक फिल्म मेकर हैं रॉबर्ट एगर्स, और उन्होंने यार कभी इंडियंस की बात किया करो, आप साहब बात करते पिछले हफ्ते मैंने सूरज का 7वां घोड़ा बताई थी, वो हाँ। भारतीय यार अभी मैं तो पिछले आपने हफ्ते में ही था अभी ना। अजय जी इस बातचीत में आपने वैसे फिल्म मेरी पसंद का विषय नहीं है और ना मैं पसंद करता हूँ, ये सब हवाबाजी, और फिर आप कह बॉलीवुड रहे हैं मेरी कि पसंद का विषय नहीं है। नहीं, फिल्में किशोर तो कुमार है, की सर आप तारीफ भी फिल्म की ऐसी उसके नहीं मिलेगी अंग्रेजी आपको जो मैंने नहीं देखी। हाँ। तो रॉबर्ट एगर्स की नई पिक्चर आई है, वो हॉरर पिक्चर आते हैं, जबरदस्त। उनकी सिनेमाटोग्राफी मूवीज की देखने लायक है, क्या आप बात है। हर पिक्चर देख सकते हैं। नई आई है नॉस्फेरातु, उन्होंने दोबारा से बनाई है। नॉस्फेरातु फिल्म की हिस्ट्री ये है कि ड्रैकुला को चेप के बनाई थी, तो ड्रैकुला जिसने लिखा था ब्रैम स्टोकर की बीवी, वो कोर्ट चली गई थी, 1945 या 46 की बात है, और कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इस फिल्म की सभी कॉपी नष्ट कर दी जाए, पर थैंकफुली बच गई थी। तो फिर अब वो क्लासिक हिट हो गई है। वो ब्रैम स्टोकर ड्रैकुला का ही टेक है, लेकिन जर्मनी में। ओके। तो नॉस्फेरातु इस साल आई है, गजब की पिक्चर है। और उसमें कौन से हैं ये, बिल स्कार्सगार्ड, हर हॉरर विलेन में बिल स्कार्सगार्ड गजब मार रहा है, इसमें भी उसका गेटअप देखने लायक है। गजब मार दिया। जी। और दूसरा जो मैंने आर्टिकल का जिक्र किया, 2018 का है, अटलांटिक का, द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर स्टिल अनफोल्डिंग। तो बात करते हैं कि उसके इफेक्ट्स अभी भी कैसे चल रहे हैं मरीजों पर और भोपाल पर्यावरण पर। तीसरा एक किताब है, अगर ऑस्कर वाइल्ड ट्विटर पे होते तो क्या कहते, उस तरह की इसमें है। ऑस्कर वाइल्ड की आखिरी किताबों में से एक है, ओनली डल पीपल आर ब्रिलियंट एट ब्रेकफास्ट। तो मतलब उसमें कई बार ऐसा भी लगता है कैसा आदमी है यार ये जो लिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा चुटीलापन, सेल्फ सेंटर्ड वाला। और आखिरी एक सेंटर है, कोई जगह पढ़ने की चीज नहीं है। मैंने अब निकलना शुरू किया, मेरी सेहत अब ठीक हो गई है, तो जामिया नगर में एक दुकान है, मगधी बर्ड्स, मगध बर्ड्स। तो बेसिकली एक छोटा सा स्टार्टअप है जहाँ पर बंगाली और बिहारी स्टाइल का आपको नॉनवेज मिक्स मिलता है। तो बहुत अच्छा लगा खा के। तो अगर दिल्ली में आप आए तो जाके खाइएगा, मस्त। कहाँ पर है? जामिया नगर में, अच्छा। फैज मंजिल ये पर। तो अपन को ट्राई करना बनता ही है। मगध हाँ, बर्ड्स। चला गया, इसके बाद क्या है? नहीं, वो इस टाइम भीड़ होती है उधर बहुत। अरे यार, तो ये ना आम आदमी की शाकाहारियों ट्रेनिंग के के लिए लिए अलग। बताइए। शाकाहारियों का सामान भी है वहाँ पर, शाकाहारियों के लिए शाकाहारी- जो मैं नहीं हूँ वो मैं कैसे, हाँ, वो ये तो अपने हाँ, आप से झूठ बोलने वाली हाँ, बात होगी। बिना मतलब फिर मेरे होम्योसैपियंस बनने पर शक हो जाएगा लोगों को। तो हमने बिहारी कबाब खाए, बड़े अच्छे तो अब लगे। 4 उसके बाद मुझे लगता नहीं 4 की ओर से हो गई है, तो अब हाँ, उठा सब 4 जाएगा। हो गई। नहीं, पर विकास का एक आता मेरा है, एक ही है हाँ, तो। एक ही आना हाँ। चाहिए। नहीं, आप बड़ी अपोलोजेटिकली न दे, आप बढ़िया नहीं, से नहीं, आपको नहीं पूरा- सर, इस हाँ, बार पूरा एक ही- वक्त मिलेगा। एक ही वैसे फिल्म तो देखी। हाँ। नारायण राणे स्ट्रीट फाइटर थे इसमें लिखा है। मतलब पीआर वाले भी कुछ भी साला बना स्ट्रीट देते फाइटर हैं। कुछ चलिए भी। आगे। हाँ। एक ही फिल्म देखी है सर इस बार, और अमेज़न पे आई है, ऋचा चड्ढा
की प्रोडक्शन है। अच्छा, ऋचा चड्ढा प्रोडक्शन? हाँ, तभी तो बता रहे थे, वो कह रहे थे ना। वो फिल्म प्रोड्यूस कर रही हाँ है? हाँ, तो Okay. मैं इसीलिए उनसे वो पूछ रहा था इसीलिए कि फैसिनेट हूँ बहुत। नहीं 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 नहीं, तो खैर मेरी मतलब वो फेवरेट एक्टर तो हैं, एक्ट्रेस तो हैं ही। हाँ। तो उनकी प्रोडक्शन की फिल्म है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, तो अच्छी सी फिल्म है। अच्छा, एक्टर को जेंडर न्यूट्रल करा जा सकता है, क्या दिक्कत हो है? चुका, फीमेल एक्टर ऑलरेडी हो Actor? चुका। हाँ। फीमेल फिर क्यों लगा रहे हैं आगे? नहीं, एक्टर हैं तो वो एक्टर तो ही पता करना हैं। पड़ेगा, award Gender देना तो पता पड़ेगा। करना जेंडर पड़ेगा। तो बताना पड़ रहा है। जेंडर तो फिर पता करना, फीमेल मेल, ठीक है। हाँ, सिर्फ पर एक्टर भी तो actress ठीक है। कहना सिर्फ है। एक्टर से पता कैसे चलेगा? लेकिन भाई लायक पुरुष है। नहीं, तो ठीक फिर है, एक्ट्रेस वो ठीक ही है, फिर तो फीमेल हाँ, एक शब्द क्यों ही सिर्फ जोड़ना है एक्टर extra? ये, बट लेकिन अवार्ड में पर तो इस बोलना पर हम पड़ता थोड़ा है सा ना। बात करेंगे किसी जो दिन, जब हमारी कोई महिला प्रोड्यूसर हमारे बता साथ रही है होंगी। तीस्ता के नहीं, वो फीमेल भी हट चुका। अच्छा, केवल एक्टर, बहुत सही, ये ठीक हुआ। हाँ हाँ हृदय जी, आपका रिकमेंडेशन? अच्छा हो गया आपका? हाँ सर, एक ही था बस। 3 होने चार थे। के बाद एक में ख्याल क्या है? 1 2 चार, का 4 एक 4 और 2 का जीरो। मतलब ये डाउनफॉल बहुत सडन होता है। हाँ, नहीं 4 1 3 18। हाँ। हाँ, हाँ। तो नहीं मैं ऐसे तो मैंने एक फिल्म और देखी थी, दो तीन पर वो अपने रिकमेंड करने की recommendation- नहीं है। चलिए, दो तीन छोड़िए। अपने रिकमेंडेशन शार्दुल जी के सम्मान में वापस लेता हूँ। मेरे सम्मान। विकास कह रहा है कि एक तो और देखी थी फिल्म मैंने, लेकिन वो रिकमेंड करने लायक नहीं, वो मॉर्निंग शो देखने ही चला गया था मैं एक दिन। हृदय जी सम्मान की बात कर रहे हैं। बहुत पुराने समोसा फिल्म है। में भाजपा वाले पीछे पड़ जाएंगे, आप लंकापति रावण का इतना सम्मान करेंगे। बहुत अच्छा। पुरानी फिल्म है, तो मतलब कोई इसलिए। बात नहीं। हाँ। तो इसको मैं कैसे बताऊं, ये है तो एक रिकमेंडेशन, पर अगर इसके पृष्ठभूमि में जाए तो 2 बन जाती हैं। अब कैसे बताऊं? हाँ, तो एक इसका- बताइए, अब दो बाकी हाँ, जनता नहीं, को नहीं, पर 2 बन जाती अगले हैं हफ्ते ऐसे का क्विज कि- रहेगा। कि हमारी सहयोगी जो यहाँ पर न्यूज लॉन्ड्री में है मनीषा, उन्होंने राजदीप सरदेसाई का इंटरव्यू किया, जी, और जो मैंने देखा पिछले दिनों किया। आपके सहयोग किताब भी पढ़े हैं सर। तो अब भैया ये सहयोग से वाली बात में जो है, इसको आगे इनके बढ़ाने की लैपटॉप जरूरत का नहीं है। इस्तेमाल किया था हाँ। मतलब मैंने, उस समय मेरा लैपटॉप मेरे पास नहीं था, तो वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा, करीब 1.25 घंटे का इंटरव्यू है, और काफी अच्छा इंटरव्यू है। तो वो पृष्ठभूमि के तौर पर इसकी बन जाती है जो मैं रिकमेंडेशन दूं, उसे भी देख लें, सब्सक्रिप्शन लें, देखें। उसमें राजीव सरदेसाई एक जगह मनीषा से बात करते हुए कहते हैं कि मीडिया पर एक किताब की बड़ी ज़रूरत है। वो खुद एक ट्रिलॉजी लिख चुके हैं पूरे इलेक्शंस पर, लेकिन मीडिया पर एक किताब की ज़रूरत है। तो मुझे अच्छा लगा। वास्तव में किताब तो एक विषय पर कई लिखी जा सकती है, पर वो भूल गए शायद एक किताब का जिक्र करना, जो बहुत अच्छी किताब है, मीडिया पे काफ़ी रिसर्च अच्छी बुक है, और संयोग से राजीव सरदेसाई ने उसे इंडोर्स भी किया है उस किताब को। ठीक है, तो उस भूल गए किताब- होंगे, हाँ, भूल उम्र गए। भी तो हुई। नहीं, ये आपका पर्सनल वो है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी लोगों से ज़्यादा हुआ है। तो ये किताब का नाम है द इंडियन न्यूज़ रूम, स्टूडियो स्टार्स एंड द अनमेकिंग ऑफ रिपोर्टर्स। दिस इज़ वेरी गुड बुक, रिटन बाय संदीप भूषण, जो पत्रकार हैं और अभी पढ़ाते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी में। तो मित्रता हो तो पहले मित्रता तो मेरी सभी से है, आपसे भी है, उसमें क्या है ना? उसका डिस्क्लोज कर दीजिए। नहीं, डिस्क्लेमर इसका देने की जरूरत है क्या? ऐसे कोई? डिस्क्लोज, मतलब नहीं, डिस्क्लोज तो क्या, मित्र है ही, वो सभी जानते हैं। आज का पत्रकार का मित्र या शत्रु ये किताब हो आप दूसरी बार रिकमेंड कर रहे हैं, मुझे याद है हाँ, काफी तो टाइम आज मैं पहले। इसलिए हाँ। कर रहा हूँ क्योंकि तब शायद वो है। मैं तो कई चीजें आज तो तीसरी बार context है, करता हूँ, हाँ। तब भी लोग मेरी नहीं सुनते। अच्छी चीजों का अभ्यास बार-बार तो करते मुझे रहना लगता है चाहिए। कि मैं इस किताब का इसलिए चेहरा दिखा रहा हूँ, हालांकि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है शायद, आशीष मुझे बता रहे थे। तो इंडियन न्यूज़ रूम जो है वो एक ऐसी किताब है ये जिसमें बहुत ऑथेंटिक किताब है, न्यूज रूम हाँ, के अंदर की कहानी। तो अब इसमें ऐसी चटकारे भली लेने वाली बात ना हो, लेकिन इसमें कैसे इंडियन मीडिया, न्यूज़ रूम, टेलीविजन का डेवलप हुआ है, और कैसे उसमें रिपोर्टर्स जो हैं वो इरेलीवेंट होते गए हैं और एंकर ड्रिवन होता गया है, और एनडीटीवी को लेकर भी इसमें कई बातें कही गई हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि इतना थिन स्किन होनी नहीं चाहिए, इतना अपने साथियों का जो अगर फैक्चुअली कोई आलोचना की गई तो स्वीकार भी करनी चाहिए। तो दिस इज़ वन बुक आई विल सजेस्ट, बिकॉज इन दैट जो प्रोग्राम था उसमें बात कही गई, तो मुझे लगता है कि मैं बस ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि क्या इसमें राजदीप के बारे में भी कुछ कहा गया, क्योंकि एनडीटीवी में वो भी थे। कहा गया है उनके बारे में भी, पर उनके बारे में इट इज नॉट दैट इट टॉक्स अबाउट हिम, इवन गुड एंड बैड बोथ अबाउट हिम। पर एक बैड होता है ना कि जो मेलिशियसली इंटेंड होता है, एक वो बैड नहीं होता है है। कि जैसे आप हृदय के बारे में प्रोफेशनल है। हृदय कोई भी बात धैर्य नहीं करता, शार्दुल बोल रहा है, पहली अपनी बात कहना चाहता है, बात पूरी नहीं करने दे रहा है ना। तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से भूल गए हों? नहीं, ऐसा मुझे नहीं है ना कुछ। मुझे हाँ, लगता है तो इट्स ठीक है। जेन्युइन स्लिप ठीक के है। दिमाग का। मैंने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया इस किताब हाँ, को, वही तो मुझे लगता है कि ये किताब लिखित में हाँ, लिखित पीछे। में। हाँ, वही लिखित में एंडोर्स और किया। वैसे तो कैसे? इतनी खूबसूरत रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, इसके बाद मैं बहुत कोई बड़ा रिकमेंडेशन देने की recommendations दी जा स्थिति में चुकी नहीं हैं। हूँ। हाँ, हाँ। करीब सारी बातें हो चुकी हैं। तो
तो ये आपका जो इसकी वॉलपेपर चल रहा है बहुत देर से, काफी मुझे नेचर आकर्षित कर रहा है, इसके आधार पर भी कोई रिकमेंडेशन हो मेरा तो? रिकमेंडेशन एक्चुअली इसी पर है। ओह ग्रेट। तो वो जो आपने बीच में जिक्र किया ना कि कैसे जिंदगी लौट रही है उन जंगलों में, चेरनोबिल के हाँ, शहर के शहर। उन खंडहरों में, उन कंक्रीट के बीच में, वो इतनी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है कि उसको जरूर कई देखिए आप पार्ट लोग। में है। कई पार्ट्स में है, और वो क्योंकि एक शहर आप मतलब ऐसा होता है ना, हम जब कोविड चल रहा था और सब कुछ रुका हुआ था, बीच में निकलते थे शहर पे, तो वो एक ऐसा है पिछले 15 साल 10-12 साल का, जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो ज़्यादा आसानी समझेंगे इस बात को, कि वो 2 साल का वक्फा ऐसा है, 2 साल भी नहीं कहिए, 1 साल का टाइम ऐसा है 2021 वाला पूरा, आधा 2020 से आधा 20 से 21 2021 का का, जो सर। जो सबसे साफ-सुथरी हवा, सबसे साफ-सुथरे उसके लिए जाना जाता है कि उस पूरे दौर में सब, क्योंकि नेचर की हीलिंग पावर इतनी इतनी ज़बरदस्त है कि जहाँ द मोमेंट यू स्टॉप्ड ह्यूमन इंटरवेंशन, आदमी का हस्तक्षेप आप रोकते हैं, और उसके अगले पल से प्रकृति अपनी मरम्मत करना, अपनी कल-पुर्जे दुरुस्त करना शुरू करती है, और वो इतना ज़बरदस्त होता है कि मतलब ऐसी-ऐसी जगहों पर मतलब कंक्रीट का जंगल है, इतना बड़ा शहर है, उसमें बीच में अपने आप हवा का साफ हो जाना, क्योंकि बहुत सारी गतिविधियां नहीं हो रही हैं। इस शहर में जो सबसे बड़ा 30% के आसपास कहा जाता है कि टॉक्सिक जो एयर है उसकी वजह है ऑटोमोबाइल एग्जर्शन, वो बंद हो गया, तो अचानक से सबके PM 2.5 निचले स्तर पे चला गया। ये सब वो हीलिंग पावर आप चेरनोबिल के उस डॉक्यूमेंट्री में देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे वहां पर जंगली जानवर आने लगे, चिड़ियां आने लगी हैं, और कुछ हिस्से ऐसे अब खोल दिए गए जहाँ पे अब इंसानों को भी मतलब प्रोटेक्शन के साथ एंट्री है कि वो देख सकते हैं जाके। तो लोग जाए ना जाए, लेकिन जानवर को तो नहीं रोक सकता कोई, कितना भी कर ले, चिड़िया को कौन रोकेगा। तो वो वहां पर, और वो एक तरह का बहुत हेल्दी सिम्टम भी है कि धीरे धीरे वहां पर जो कुदरत है, जो प्रकृति है, अपने को संभाल रही है। तो ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। वो किसी को नेटफ्लिक्स कोई में हुआ करती थी वो हाँ, डॉक्यूमेंट्री, Netflix अभी पे। आई डोंट नो स्टिल इट इज मेरे देयर। ख्याल नेटफ्लिक्स या अमेजोन, मेरे पास मैंने यही दो नेटफ्लिक्स में हैं। देखा था। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। हार्दिक बधाई आप सबको चर्चा में शामिल होने के लिए, शार्दुल, विकास, हृदेश और अजय सर। नववर्ष की सबको मुबारकबाद। नए साल की शुभकामनाएं। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।